Hello, dear friends. You're welcome in RK Institute. I am Dr. RK Saini, and today I am going to discuss metallurgy. Dear students, metallurgy बहुत ही छोटा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन योर नीट एग्जामिनेशन एंड IIT JEE एग्जामिनेशन. थियोरेटिकल टॉपिक है मेनली, तो आप एग्जाम में जाने से पहले इस टॉपिक को जरूर तैयार करें. मिनिमम वन और मोर देन वन क्वेश्चन इसका आपको एग्जाम में मिल जाएगा. जैसा कि हर साल के हर पेपर के एग्जाम्स में आप देखे होंगे या देख सकते हो, इसका क्वेश्चन जरूर आता है. तो मैं आपको इस मेटलर्जी को रिवाइज एज ए रिवीजन और शॉर्ट ट्रिक्स और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इसके बताता हूं. देखिए, मेटलर्जी सिंपल इंट्रोडक्शन तो आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर और बाय साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस. मीन्स ये एक साइंस और टेक्नोलॉजी की ब्रांच है जिसमें मेटल को उसके ओर से आइसोलेट किया जाता है. सेकंड, इसका मिनरल्स एंड ओर के बारे में बताऊं कि जो अर्थ क्रस्ट पर एनी केमिकल स्पीसीज नेचुरली अकरिंग एट अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स. द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप nearly 99% by 10 elements, in which oxygen is most abundant element in the earth crust, nearly 46.6%, then silicon 27%, then aluminium 8.4%, then iron D block element nearly 6%, 5.6%, then S block calcium, magnesium, sodium, potassium, then titanium, and 10th most abundant element is hydrogen. Therefore, earth crust is nearly 99.5% made up by in these 10 elements. 10 अर्थ क्रस्ट पर जो भी केमिकल स्पीसीज नेचुरल अकरिंग केमिकल कंपाउंड जो भी होता है उसको कहते हैं मिनरल्स. कुछ मिनरल्स ऐसे भी होते हैं जिससे मेटल का आइसोलेशन इजी एंड इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल होता है. तो ऐसे मिनरल्स को हम कहते हैं ओर्स. इट मीन्स ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर. ओके, नाउ प्रोसीजर का मतलब है कि एक मेटल किसी मेटल की मेटलर्जी में या किसी मेटल के ओर से उसकी प्योरेस्ट फॉर्म आइसोलेट करने में मैक्सिमम कितने स्टेप्स हो सकते हैं उनको मैंने बोला है यहाँ पर प्रोसीजर. तो किसी मेटल की मेटलर्जी में यानी कंप्लीट प्यूरिफाइड फॉर्म ऑब्टेन करने में ओर से लेकर कंप्लीटली प्यूरिफाइड तक किसी मेटल की मेटलर्जी में मैक्सिमम ये 6 स्टेप्स हो सकते हैं. जैसा पहला स्टेप है पल्वेराइजेशन. तो डियर फ्रेंड्स, जो पल्वेराइजेशन का प्रोसेस है एक सिंपल प्रोसेस है. आपको ये नाम थोड़े ध्यान रखने चाहिए कि पल्वेराइजेशन होता क्या है. तो माइन से जो माइनिंग से मिनरल्स ऑब्टेन किए जाते हैं जिनको आप ओर कहते हो, वो क्या है बहुत बड़े साइज के होते हैं, बिगर पीस होते हैं. जैसे बॉक्साइट है, इसी तरह से आपके पास में मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, इस तरह के बड़े बड़े साइज के होते हैं. तो आप क्या करते हैं, इनको क्रेशर एंड ग्राइंडर की हेल्प से आप इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हो, पीस कर लेते हो, इस तरह के छोटे छोटे पार्टिकल. फिर क्या करते हैं, मिल में से इनको फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लिया जाता है. मिल में इनको पास करके और क्या कर लिया जाता है, इनको फाइन पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है. इस ओवरऑल प्रोसेस को कहते हैं पल्वेराइजेशन. इसका मतलब पल्वेराइजेशन क्या था कि जो माइनिंग से बड़े बड़े लार्ज साइज के पार्टिकल होते हैं और के बॉक्साइट, हेमेसाइट, उनको पहले क्रेशर और ग्राइंडर की हेल्प से पहले छोटे पीस में कन्वर्ट करते हैं. फिर उनको इसको पीस लिया जाता है मिल से, जिससे वो बिल्कुल फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं. इस ओवरऑल प्रोसेस को कहते हैं पल्वेराइजेशन. ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि सपोज जैसे ये मेरे पास में हेमेटाइट था तो यहाँ पर आयरन था, हर जगह इसके अंदर आयरन है, मुझे तो ये आयरन चाहिए पूरा नहीं, इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं. स्टेप फर्स्ट. देन स्टेप सेकंड है दोस्तों कंसंट्रेशन ऑफ और भी कहते हैं. इस स्टेप सेकंड के कई नाम है. कंसंट्रेशन और भी कहते हैं, इसको बेनिफैक्शन भी कहते हैं, और इसको ड्रेसिंग ऑफ और भी कहते हैं.
और इसको ड्रेसिंग ऑफ ओर भी कहते हैं। अब इसमें क्या है दोस्तों, जब हमने फाइन पाउडर में कन्वर्ट किया तो इसके अंदर और पार्टिकल भी हैं और अनडिजायर्ड पार्टिकल्स भी हैं। ये तो सपोज और पार्टिकल है, सपोज जैसे मैं बोल रहा था ये हेमेटाइट मैग्नेटाइट या आपके पास में बॉक्साइट का पार्टिकल है और इसके अंदर कुछ अनडिजायर्ड पार्टिकल है, जैसे स्टोन्स के पार्टिकल्स हैं, जैसे सैंड है, क्ले है, ऐसे बहुत से होते हैं। तो इन अनडिजायर्ड पार्टिकल्स को कहते हैं गैंग। इनको क्या कहते हैं, गैंग या मैट्रिक्स। इन अनडिजायर्ड पार्टिकल जिनकी हमको जरूरत ही नहीं है, हमको तो क्या चाहिए एक्चुअल में, मेटल चाहिए। वो मेटल किसके अंदर है, इस और पार्टिकल में। तो ये जो अनडिजायर्ड पार्टिकल होते हैं जिनको गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं, इस गैंग या मैट्रिक्स को रिमूव करना और पार्टिकल से, वो कहलाता है मित्रों कंसंट्रेशन ऑफ ओर या बेनिफिकेशन ऑफ और ड्रेसिंग। तो इसमें हम और पार्टिकल और गैंग पार्टिकल की नेचर के बेस पर मे बी वन और मोर टेक्निक काम में ले सकते हैं। जैसे इस कंसंट्रेशन ऑफ में कई मेथड हैं या कई तरीके हैं इसको आपको करने के। जैसे देखो आपको बताता हूं कंसंट्रेशन ऑफ ओर में या ड्रेसिंग या बेनिफिकेशन में आप चाहो तो सपोज पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, इसमें कुछ नहीं होता है, इस तरह की दो रोलर होते हैं जिसमें एक रोलर तो होता है मैग्नेटिक नेचर का और एक होता है नॉन मैग्नेटिक। ये है सपोज मैग्नेटिक नेचर का रोलर, ये था नॉन मैग्नेटिक। इन रोलर जो है इस पर इस तरह से एक बैट घूमती रहती है, इस तरह से बैट घूमती रहती है। स्टेप फर्स्ट में जो आपने पाउडर और ऑपरेट कर लिया था उसको ड्रॉप करते रहते हैं इस बैट पर। अब ये प्रोसेस ध्यान रखने वाली बात है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन केवल तभी यूज किया जाता है जब गैंग और पार्टिकल में से वन ऑफ देम इज मैग्नेटिक इन नेचर। इट मींस एक पार्टिकल मैग्नेट से अट्रैक्ट होना चाहिए, दूसरा नहीं, तब आप इस प्रोसेस को काम में ले सकते हैं। तो जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे वो तो फॉल नियर द मैग्नेटिक रोलर, वो तो मैग्नेटिक रोलर के पास में ही फॉल हो जाएंगे, और जो नॉन मैग्नेटिक है अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक रोलर। तो इससे क्या होगा कि जो आपके पास में मैट्रिक्स है और पार्टिकल है वो सेपरेट हो जाएंगे, इसको अपन कंसंट्रेशन कहते हैं। जैसे आपको बताऊंगी ये जो प्रोसेस है पर्टिकुलरली डी ब्लॉक के ऑक्साइड्स के लिए काम में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक के जो ऑक्साइड्स होते हैं या डी ब्लॉक के जो मिनरल्स ओर्स होते हैं वो सब ज्यादातर मैग्नेटिक नेचर के होते हैं, बिकॉज दे कैरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लाइक एज हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, पायरोलुसाइट, MnO2, टिन स्टोन के लिए भी काम लिया जाता है SnO2, बिकॉज SnO2 इटसेल्फ इज ए डाइमैग्नेटिक। पायरोलुसाइट, अब दूसरा मैं बता रहा था ये टिन ऑक्साइड, इसको आप कैसेटेराइट भी कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज कैसेटेराइट। कैसेटेराइट, ये जो कैसेटेराइट और है ये खुद अपने आप में डाइमैग्नेटिक नेचर का होता है, मींस मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता। लेकिन इसमें जो इंप्योरिटीज होती है, टंगस्टेट होते हैं पर्टिकुलरली, कॉपर के, आयरन के, इस तरह से टंगस्टेट होते हैं। ये टंगस्टेट की इंप्योरिटी होती है इसके अंदर। ये जो टंगस्टेट होता है ये होता है मैग्नेटिक नेचर का। जैसे इसके अंदर आयरन टंगस्टेट होता है, जिस आयरन टंगस्टेट को पर्टिकुलरली वुल्फ्रेमाइट कहते हैं। इसी तरह कॉपर टंगस्टेट। तो ध्यान रखें कि कैसेटेराइट के लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन काम लिया जाता है, बिकॉज कैसेटेराइट itself tin stone itself is diamagnetic and their impurities wolframite are magnetic in nature। तो पहला मेथड था मेरे पास में कंसंट्रेशन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, ये काम में ले सकते हो। नेक्स्ट सेकंड मेथड, उसके कई नाम हैं, लेविगेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग भी कहते हैं इसको, हाइड्रोलिक वॉशिंग भी कहते हैं, और ग्रेविटी सेपरेशन भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको? ग्रेविटी सेपरेशन। इस मेथड को काम में जब लिया जाता है जब और पार्टिकल और गैंग पार्टिकल में की डेंसिटीज में अंतर हो। वापस, ग्रेविटी सेपरेशन, लेविगेशन और हाइड्रोलिक वॉशिंग इज एप्लीकेबल व्हेन और पार्टिकल एंड गैंग पार्टिकल हैव डिफरेंट डेंसिटीज, मींस एक हल्का हो और एक भारी हो, हैवी और लाइटर। Generally, this method is applicable when ore particle contains silicates as an impurities, because silicates are lighter। और करना कुछ नहीं है दोस्तों, इसके अंदर हम क्या करते हैं, वो जो पाउडर्ड ओर है इसको रनिंग वाटर में वाश कर लेते हैं। जब रनिंग वाटर में वाश कर लेते हैं तो जो लाइटर सिलिकेट्स होते हैं ये तो पानी के साथ आगे चले जाते हैं और जो और पार्टिकल्स हैं वो पीछे रह जाते हैं। इस काम के लिए
इस काम के लिए एक वुड की बनी हुई टेबल होती है जिसको बिलफ्ले टेबल कहते हैं, इस तरह की होती है, वो काम के लिए इफेक्टिव है। तो वुडन टेबल है ये, बिलफ्ले टेबल कहते हैं। इसमें यहां से क्या करते हैं, हम पाउडर डोर डालते रहते हैं, पाउडर डोर। यहाँ पर एक वाटर सप्लाई के लिए नल लगे होते हैं, यहाँ से वाटर सप्लाई के लिए नल, और यहाँ पर है पाउडर डोर, जो हमने स्टेप फर्स्ट में ऑब्टेन कर लिया था। इस पर इसी तरह से वुड की स्ट्रिप्स लगी होती हैं, इन वुड की स्ट्रिप्स को यहाँ पर कहते हैं रेफ्लीज, रेफ्लीज। और इस टेबल का नाम है बिलफ्ले टेबल, इसको कहते हैं बिलफ्ले टेबल। जब हम और पार्टिकल और वाटर डालते रहते हैं तो जो हैवी पार्टिकल होते हैं मेटल के, उनकी डेंसिटी जिनकी ज्यादा, वो तो इस स्ट्रिप्स के पास में रह जाते हैं इस तरह से, और जो लाइटर पार्टिकल इंप्योरिटीज पर्टिकुलरली सिलिकेट्स होते हैं वो इस रनिंग वाटर के साथ बाहर चले जाते हैं। तो इसे कहते हैं ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक वॉशिंग, और क्या नाम था इसका, लेविगेशन। कब काम में लेते हैं, व्हेन ओर पार्टिकल एंड गैंग पार्टिकल हैव डिफरेंट डेंसिटीज, देन वी यूज हाइड्रोलिक वॉशिंग। ये कंसंट्रेशन का नेक्स्ट मेथड था, नेक्स्ट प्रोसीजर। नेक्स्ट है आपके पास में फ्रॉथ फ्लोटेशन। नेक्स्ट फ्रॉथ फ्लोटेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फ्रॉथ फ्लोटेशन, इस फ्रॉथ फ्लोटेशन के लिए भी आप ध्यान रखें कि ये काम में लिया जाता है फॉर मेटल सल्फाइड ओर्स। फ्रॉथ फ्लोटेशन इज एप्लीकेबल फॉर मेटल सल्फाइड लाइक एज कॉपर पायराइटिस, लाइक एज जिंक ब्लेंड, लाइक एज गैलेना, लाइक एज सिनेबार। उसका रीजन सुनो, क्योंकि ये जो सल्फाइड्स और होते हैं दे हैव मोर कोवेलेंट नेचर एंड हेंस दे एडजॉर्ब प्रेफरेंशियली कोवेलेंट कंपाउंड लाइक एज ऑयल। तो हम इस प्रोसेस में क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए। इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास में जो पाउडर डोर था ना, उसका सस्पेंशन बना लेते हैं वाटर में, वाटर में बना लेते हैं उसका सस्पेंशन। पाउडर डोर और प्लस वाटर, अब ये बन जाता है सस्पेंशन। इसके अंदर हम ऐड करते हैं, हम इसके अंदर ऐड करते हैं ऑयल, लाइक एज पाइन ऑयल हो सकता है, पाइन ऑयल, पाम ऑयल, पाम ऑयल, यूकलिप्टस ऑयल, यूकलिप्टस ऑयल। ये नॉन एडिबल ऑयल है, इनका कोई वैसे लॉजिक नहीं है। नॉन एडिबल का मतलब थोड़े सस्ते होते हैं इसलिए इनको काम में ले लेते हैं, ठीक है, नॉन एडिबल ऑयल। फिर इसके अंदर ऐड करते हैं जैनथेट, अलग अलग काम है सबके। जैनथेट पर्टिकुलरली सोडियम इथाइल जैनथेट काम में लेते हैं, फॉर्मूला ये है। सोडियम इथाइल जैनथेट जनरली काम में लेते हैं, जिसका फॉर्मूला इस तरह से है। सोडियम इथाइल जैनथेट काम में लेते हैं, इसको कलेक्टर भी कहते हैं, और डालते हैं इसके अंदर एनिलीन, या तो एनिलीन ऐड करते हैं या क्रिसोल ऐड कर देते हैं। एनिलीन और क्रिसोल सबके अलग अलग वर्क हैं। अब इसका प्रिंसिपल सुनिए आप फ्रॉथ फ्लोटेशन का, कि इस मेथड को यूज किया जाता है फॉर मेटल सल्फाइड और, जैसे मैंने अभी कुछ एग्जांपल दिए। अब इसमें क्या है, फिर इसके बाद में हम कंप्रेस्ड एयर पास करते हैं। कंप्रेस्ड एयर पास जब करते हैं तो एयर बबल्स बाहर निकलते हैं, वो लाइटर होते हैं। अब जो ये आपके पास में मेटल सल्फाइड है, जैसे ये सपोज गैलेना या इस तरह के सिनेबार, तो इसकी सरफेस पर ऑयल पार्टिकल्स, यूकलिप्टस एक्सेट्रा, ये क्या है, एडजॉर्ब हो जाते हैं इस मेटल सल्फाइड की सरफेस पर ऑयल, और ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसको कहते हैं फ्रॉथ। ये क्या बोली जाती है, फ्रॉथ। और जो गेन पार्टिकल होता है, ये गेन, इसकी सरफेस पर एडजॉर्ब होता है वाटर ड्रॉपलेट। ये क्या है, वाटर, ये गेन। तो कहने का मेरा मतलब है कि और पार्टिकल और गेन पार्टिकल की वेटेबिलिटीज में अंतर होने की वजह से हम इस फ्रॉथ फ्लोटेशन को मेटल सल्फाइड के लिए काम लेते हैं। अब ये जो मेटल का जो ओर था सल्फाइड ओर, ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉथ में। अब हम जब जैसे एयर पार्टिकल पास करेंगे, एयर पार्टिकल पास करेंगे, एयर बबल्स, तो एयर बबल्स बनते हैं आपके पास में, लाइटर होते हैं, तो उनकी सरफेस पर इस फ्रॉथ को कलेक्टर, जिसको कहा है मैंने जैनथेट, एज ए कलेक्टर बोला जाता है, वो जैनथेट इस फ्रॉथ को एयर बबल की सरफेस पर अटैच कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर जो जैनथेट है, इसका काम कलेक्ट करना है एक तरह का, एंड हेंस इट इज नोन एज कलेक्टर। अब ये जो एयर बबल हैं, ये लाइटर होते हैं, ऊपर चले जाते हैं, फिर इस तरह से यहाँ पर रोटेटिंग व्हील लगी होती है, जिससे हम फ्रॉथ को आइसोलेट कर देते हैं, गेन पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में। इसको कहते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन। किसके लिए एप्लीकेबल है, फॉर सल्फाइड ओर्स। लर्न करें, ध्यान रखें दोस्त, सल्फाइड ओर के लिए। रीजन, डिफरेंट वेटेबिलिटीज ऑफ सल्फाइड एंड गेन पार्टिकल। सल्फाइड्स आर मेनली कोवेलेंट due to larger size of sulfide ion, and as they preferentially adsorb
oil at their surface and they make froth. And with help of collector, froth are attached at the surface of air bubble, and due to lighter air bubble, they float upward in the container, and gang are settled down in the bottom. This method is known as froth flotation. And another method of concentration of or important लीचिंग. कंसंट्रेशन का नेक्स्ट मेथड है लीचिंग. जैसे एक पहला मेथड क्या था आपके पास में, ग्रेविटी सेपरेशन, दूसरा लेमिगेशन, थर्ड क्या बताया, फ्रॉथ फ्लोटेशन, फोर्थ मेथड है लेमिगेशन, सॉरी लीचिंग. फोर्थ मेथड का नाम है लीचिंग. इसमें क्या करते हैं समझो. लीचिंग इस मेथड में हमको केमिस्ट्री थोड़ी मालूम होनी चाहिए कि और जो और का है उसकी मेटल जिसके अंदर है उसकी केमिस्ट्री थोड़ी मालूम होनी चाहिए. हम क्या करते हैं कि और मिनरल जो गैंग है उनकी किसी सूटेबल केमिकल कंपाउंड से रिएक्शन कराते हैं, जिससे उनमें से टॉप पॉइंट तो ये कि उनमें से एनी वन आर सोल्यूबल इन सच सॉल्वेंट एंड अनदर वन इज इनसॉल्यूबल. इन जनरल वी नो केमिस्ट्री ऑफ मेटल ऑक्साइड और मेटल और, तो मेटल और तो उसमें सॉल्यूबल हो जाता है और इम्प्योरिटीज क्या हो जाती है, इनसॉल्यूबल. उसको सेपरेट कर लेते हैं. तो इस कंसंट्रेशन के इस मेथड को, लीचिंग को, केमिकल कंसंट्रेशन मेथड भी कहते हैं. जैसे मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा लीचिंग का. एक तो लीचिंग ऑफ बॉक्साइट, लीचिंग ऑफ बॉक्साइट, लीचिंग ऑफ बॉक्साइट. अब समझो पहले बॉक्साइट होता है साहब Eg2O3.2H2, ये सॉलिड. इसके अंदर जो इंप्योरिटीज होती हैं वो मेनली दो तीन इंप्योरिटीज होती हैं. एक तो आयरन ऑक्साइड की, एक टाइटेनियम ऑक्साइड की TiO2, और एक होती है सिलिका की. ये इसमें खास इंप्योरिटीज होती है इस बॉक्साइट के अंदर. जब Fe2O3 की मेजर इंप्योरिटी होती है तो ये रेड बॉक्साइट ही बोला जाता है. जब सिलिका की होती है तो ये ब्राउन या व्हाइट बॉक्साइट भी कहते हैं, और जनरली इसका कोई इस तरह से कोई कलर नहीं होता. तो मेरे कहने का मतलब है बॉक्साइट की लीचिंग की जाती है. अब क्या करते हैं हम, इस देखो ध्यान से, इस बॉक्साइट यहाँ पर Al2O3 ये क्या है, एम्फोटेरिक नेचर का है. इट मींस इट इज सॉल्युबल in acid as well as in base. It is basic and hence they are soluble only in acid, not in base, and it is acidic, soluble in acid, insoluble only in base. तो हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH से. NaOH के कंसंट्रेट सॉल्यूशन से कराते हैं. रिएक्शन का टेम्परेचर नियरली 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और हाई प्रेशर होता है. इसकी रिएक्शन कराते हैं. तो इसमें क्या होता है, आप ध्यान से सुनिए, एसिडिक और एम्फोटेरिक तो इसमें सॉल्युबल हो जाते हैं. एक तो ये बॉक्साइट सॉल्युबल हो जाती है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है. आप इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी लिख सकते हो, NaAlOH का होल 4 प्लस 3 होल 4. तो एक तो ये तो डिसॉल्व हो जाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट या कॉम्प्लेक्स, और एक ये जो आपके पास में एसिडिक है ये भी बेसिक में डिसॉल्व हो जाती है, सोडियम सिलिकेट में कन्वर्ट हो जाती है. और ये दोनों, एक तो आयरन ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड, आर इनसॉल्युबल इन बेसिक मीडियम बिकॉज़ दे आर बेस आल्सो. तो इनको तो हम क्या करते हैं, फिल्टर करके बाहर निकाल देते हैं यहीं पर. अब क्या है, ये भी सॉल्युबल है. अब हम क्या करते हैं, इनके एक्वस सॉल्यूशन में इनको डिसॉल्व कर लेते हैं वाटर में, सॉल्युबल है सभी, और इसमें पास कर देते हैं CO2. इसमें गैस पास कर देते हैं CO2. जब CO2 गैस पास कर देते हैं तो इसमें, अब ध्यान रखें फिर वापस, ये एल्यूमिनियम क्या है, एक्चुअल में एम्फोटेरिक टाइप का होता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में डिसॉल्व होता है, कार्बोनिक एसिड में नहीं. क्योंकि जब मैं CO2 पास करूंगा तो ये H2CO3 बनेगा, कार्बोनिक एसिड, एंड कार्बोनिक एसिड इज ए वीक एसिड इन व्हिच एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल. तो ये तो हो जाता है सब प्रेसिपिटेट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड डॉट XH2O हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेसिपिटेट, जिलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है. जिलेटिनस व्हाइट का मतलब डर्टी व्हाइट, ऐसा प्रेसिपिटेट होता है. और जो सोडियम और ये सोडियम सिलिकेट्स वगैरह थे ये सॉल्युबल हो जाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है. एक्सिस में पास करते जाओ, पहले कार्बोनेट देन बाइकार्बोनेट, इट इज सॉल्युबल. तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, इसके अंदर से हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑब्टेन कर लेते हैं बियर प्रोसेस से. इसको अपन क्या कहते हैं, बियर्स प्रोसेस. इस लीचिंग के इस प्रोसेस का नाम है बियर्स प्रोसेस, एल्यूमिनियम का. फिर क्या करेंगे साहब, इसको आगे हीट कर लेते हैं, कैल्सिनेशन आएगा अगले स्टेप में, तो वाटर बाहर निकल जाता है हीटिंग से. करीब 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं, जिससे मॉइस्चर बाहर निकल जाती है, और क्या आ जाता है आपके पास में, प्योर एल्यूमिना आ जाता है. तो ये मेरे पास में मेथड थे, किसके मेथड थे, कंसंट्रेशन के. क्या ये में कंसंट्रेशन का सेपरेशन ऑफ गैंग और मैट्रिक्स फ्रॉम ओर पार्टिकल.
we use one or more method on the basis of the nature of ore particle and gain particle. We discuss namely 4 methods: gravity separation, hydraulic washing, froth flotation and leaching. लीचिंग में एक अनदर एग्जांपल एक और दूंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल लीचिंग का। नेक्स्ट एक तो आपको बेयर प्रोसेस था लीचिंग में, एक दूसरा एग्जांपल लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट। अब सुनो दोस्तों, ये सिल्वर एंड गोल्ड आर लेस रिएक्टिव मेटल, दे आर प्रेजेंट इन कंबाइंड फॉर्म एज वेल एज इन नेटिव फॉर्म। नेटिव समझते हो ना, प्योर फॉर्म में मिलते हैं, तो इनकी भी लीचिंग की जाती है। जैसे सिल्वर का एक इंपॉर्टेंट और है, सिल्वर और गोल्ड दोनों से, सिल्वर का तो आप और ले सकते हो, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर सल्फाइड है, सिल्वर ग्लास जिसको कहते हैं, और गोल्ड। अब इनमें जो इंप्योरिटी होती है वो होती है नॉन मेटेलिक इंप्योरिटीज। आपको बताऊं जैसे सिलिका है, इस तरह की इंप्योरिटीज रहती हैं, और ये आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो इनकी कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी है। तो हम क्या करते हैं, इनके और के सॉल्यूशन में डाइल्यूट सॉल्यूशन पास करते हैं, NaCl का या KCl का। अच्छा, NaCl या KCl पास कर देते हैं। अब अपने को पता है साहब ये कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। ध्यान रखना, सिल्वर और गोल्ड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो सिल्वर भी इस तरह से कॉम्प्लेक्स बना लेगा, चार्ज आ जाएगा इस पे +1, इस पे -2, तो -1 चार्ज है, सोडियम लगा देंगे आप, इसमें सॉल्युबल है। गोल्ड भी यही बनाता है, ध्यान रखें आप, गोल्ड का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये जो सल्फर है ये कन्वर्ट हो जाती है Na2S में। अब यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि जब Na2S ये बनते हैं तो ये क्या है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये क्या है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस। तो फिर हम क्या करते हैं, इस रिवर्सिबल प्रोसेस ना हो, हम चाहते हैं कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले, हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस में एयर पास कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एयर पास करने से क्या होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि सर इस ये जो आपके पास में लीचिंग है सिल्वर का और गोल्ड का, इसको साइनाइड प्रोसेस भी कहते हैं, मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस भी कहते हैं। बोले इसमें एयर क्यों पास की जाती है, उसका रीजन सुनो कि जब एयर पास की जाती है तो वो इस सोडियम सल्फाइड से रिएक्ट करके इसको एयर, इसका सॉल्यूशन है वाटर में, आपको बता दूं, इसको रिएक्ट करके इसको कन्वर्ट कर देते हैं सोडियम सल्फेट में, एक NaOH बन जाता है और सल्फर प्रेसिपिटेट हो जाता है। और जब दोस्तों सल्फर प्रेसिपिटेशन हो गया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। इसलिए ध्यान रखें कि साइनाइड प्रोसेस में, इस सिल्वर और गोल्ड के लीचिंग में सोडियम साइनाइड के साथ साथ एयर पास करना जरूरी होता है, जिससे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले। सिल्वर और गोल्ड की इस तरह के लीचिंग को अपन कई नाम देते हैं, एक तो साइनाइड प्रोसेस भी कहते हैं, इट इज ए साइनाइड प्रोसेस, और ऑल्सो नोन एज मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस, मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस भी कहते हैं इसको। और अब आगे इसकी मेटलर्जी यही है कि आपके पास में जो सॉल्युबल कंपाउंड बन गए ना, इसमें मोर रिएक्टिव मेटल डाल देते हैं, जिंक। तो जिंक इन सिल्वर और गोल्ड से ज्यादा रिएक्टिव है, इस मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं, फाइनली आपको सिल्वर और गोल्ड ही बन जाता है। तो कॉम्प्लेक्स तो बन जाता है जिंक का, सोडियम जिंकेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिंक का, आपके पास में क्या मिल जाती है, सिल्वर और गोल्ड। ओवरऑल देखा जाए तो ये सिल्वर और गोल्ड का आइसोलेशन हो गया। इस ओवरऑल प्रोसेस को साइनाइड प्रोसेस और मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस कहते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं, किसके लिए, लीचिंग के लिए। एक तो किसका, बॉक्साइट का नाम था बेयर प्रोसेस, और एक किसका, सिल्वर और गोल्ड का क्या नाम है इसका, साइनाइड प्रोसेस, और ऑल्सो नोन एज मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस, इन विच we make their complex in coordination number 2 with cyanide ligand, and this soluble complex is treated with more reactive metal zinc, by which zinc displace silver and gold from their solution, and hence this metallurgy is also known as hydrometallurgy. Hydrometallurgy समझते हो, displacement of less reactive metal by more reactive metal in their aqueous solution, then the metallurgy is termed as hydrometallurgy, and hence it is an example of hydrometallurgy. Next, ये स्टेप था मित्रों कंसंट्रेशन ऑफ ओर का। अब नेक्स्ट स्टेप है आपके पास में जो कंसंट्रेटेड ओर है, इस कंसंट्रेटेड ओर से मेटल को कैसे आइसोलेट किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, आइसोलेशन से पहले इस कंसंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं।
देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेटेड ओर को रिडक्शन से पहले, मेटल आइसोलेशन से पहले उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, मेटल ऑक्साइड में। रीजन, क्योंकि मेटल ऑक्साइड से मेटल की रिकवरी इजी एंड इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल है। देखो उसके लिए बहुत से रिड्यूसिंग एजेंट आपको समझाऊं, जैसे ये आपके पास में मेटल ऑक्साइड में आपने कन्वर्ट कर लिया उस ओर को मेटल ऑक्साइड में, फिर मेटल ऑक्साइड से आप जाएं तो इसको कोक के साथ हीट कर दो, मेटल मिल जाएगा आपको। आप चाहें तो इसको बहुत से रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या बन जाएगा, मेटल, CO2 बाहर निकल जाएगी। आप चाहो तो इसका रिडक्शन हाइड्रोजन से कर सकते हो, मेटल प्लस H2O बन जाएगी वेपर्स। आप चाहो तो इसको बेस्ट रिएक्टिव मोर मेटेलिक मेटल से ट्रीट कर दो, तो जो मोर मेटेलिक मेटल है वो डिस्प्लेस कर देगा ऑक्साइड को, तो वो खुद तो बन जाएगा ऑक्साइड में और मेटल। और आप चाहो तो इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर दो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे तो ये जो कैथोड होगा उस कैथोड पर इस मेटल का, कैथोड पर ये जो मेटल है इसका रिडक्शन हो जाएगा मेटल से। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आपके पास में कंसंट्रेटेड ओर है उसको पहले मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, वो सूटेबल फॉर्म होते हैं मेटल ऑक्साइड से, रिकवरी ऑफ मेटल प्रोसेस इजी एंड इकोनॉमिकल। और बहुत से कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट आर अवेलेबल, देयरफॉर कंसंट्रेटेड ओर आर चेंज इनटू मेटल ऑक्साइड बिफोर देयर रिडक्शन। अच्छा, उस मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास में दो मेथड जनरली काम लिए जाते हैं, एक तो कैल्सिनेशन एंड एक रोस्टिंग। देखो इनको भी, इसमें आप या तो काम में लेंगे कैल्सिनेशन या लेंगे रोस्टिंग, समझिए दोनों में, मे बी कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, दोनों को सुनो। ये दोनों ही प्रोसेस रिवर्बरेटरी फर्नेस में किए जाते हैं। रिवर्बरेटरी फर्नेस को थोड़ा सा देखो, ये जो है ना बिल्कुल बहुत ही हाई टेम्परेचर को बियर करने वाली ब्रिक से बनी होती है, जिसके अंदर आयनिक नेचर के ऑक्साइड्स या सिलिका होती है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क की। ये जो होते हैं ना रेफ्रैक्टरी मटेरियल्स, रेफ्रैक्टरी मटेरियल्स जिनकी ब्रिक बनी हुई है वो आयनिक नेचर के ऑक्साइड, जैसे आयरन का ऑक्साइड है FeO, कैल्शियम का है Mn का है, इनके काफी हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, या SiO2, इनसे बनी होती है ये ब्रिक जो बहुत हाई टेम्परेचर बियर कर लेती हैं। तो ये रिवर्बरेटरी फर्नेस है, इस तरह की बनी होती है। ये रिवर्बरेटरी फर्नेस। अब हम क्या करते हैं इन दोनों प्रोसेस में, ये जो आपके पास में और है सब पे लगी होती है ये ब्रिक्स, ध्यान रखें। ये जो हमारे पास में कंसंट्रेटेड ओर है इसको हीट करते हैं, कितना, ब्लो देयर मेल्टिंग पॉइंट, खास लाइन। इन दोनों ही प्रोसेस में इस कंसंट्रेटेड ओर को हीट किया जाता है रिवर्बरेटरी फर्नेस में, ब्लो देयर मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने को एक बात बताए कि और यदि मेल्ट हो गया तो इंप्योरिटीज आर मोर मिसिबल एंड हेंस देयर आइसोलेशन इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। तो हम कितना हीट करेंगे जिससे वो मेल्ट नहीं हो कैल्सिनेशन में, और एम क्या है कि हमको मेटल ऑक्साइड मिले। तो कैल्सिनेशन में तो हीट किया जाता है इन एब्सेंस ऑफ एयर, रिवर्बरेटरी फर्नेस में कैल्सिनेशन प्रोसेस में कंसंट्रेटेड ओर को हीट किया जाता है इन एब्सेंस ऑफ एयर। फायर बॉक्स लगा होता है यहाँ पे, ये रहा फायर बॉक्स, इससे आप इसको हीट करते हैं। तो कैल्सिनेशन तो जो सूटेबल मेथड है वो है एक तो कार्बोनेट्स के लिए, जैसे ये आपके पास में लाइमस्टोन, कार्बोनेट को सफिशिएंट टेम्परेचर पर हीट करते हो तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 बाहर, जैसे लाइमस्टोन है कार्बोनेट्स में। सीडेराइट, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों, सीडेराइट फेरस कार्बोनेट को कहते हैं, हीटिंग से किस में कन्वर्ट हो जाता है, FeO में और CO2 बाहर। इसी तरह से कैलेमाइन, कैलेमाइन किसको कहते हैं, जिंक कार्बोनेट को, कैलेमाइन। इन औरों के नेम याद कीजिए आप, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। इसी तरह से डोलोमाइट, डोलोमाइट समझते हो, इट इज द मिक्स कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, डोलोमाइट। डोलोमाइट इसको जब हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड CO2, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड CO2। एम भी हमारा यही है, क्या एम है हमारे पास में कि साहब हमको ऑक्साइड मिल जाएंगे, मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों के मिल जाएंगे और दोनों में से CO2 बाहर, डोलोमाइट। इसी तरह से मेलाकाइट, मेलाकाइट समझते हो, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड इस ब्लू कलर का होता है, सॉरी मेलेकाइट ग्रीन कलर का होता है। तो इसको जब हीट करते हो तो इसमें से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 प्लस H2 बाहर निकल जाती है। तो एक तो आपको काम में लिया जाता है ये कैल्सिनेशन, किसके लिए, कार्बोनेट्स के लिए। क्यों,
because carbonates are decomposed into their metal oxide and evolve CO2 or moisture before their melting point, बिफोर या बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट से पहले ही ये डिकम्पोज हो जाते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटल ऑक्साइड में। एक तो इनके लिए काम लिया जाता है कैल्सिनेशन। दूसरी लाइन, एक काम लिया जाता है हाइड्रोक्साइड्स के लिए और हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स के लिए। जैसे सपोज इट इज लिमोनाइट, क्या नाम है इसका, ये याद रखने हैं आपको, लिमोनाइट। आप इसको हीट करोगे तो आपके पास में क्या बन जाएगा, Fe2O3 और मॉइस्चर बाहर निकल जाएगी, लिमोनाइट के लिए, हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स के लिए। ठीक उसी तरह से अभी आपने जो बेयर्स प्रोसेस किया था एल्यूमिना की मेटलर्जी के अंदर, लीचिंग, उसके अंदर आपको क्या बना था, हाइड्रेटेड ऑक्साइड। क्या बना था, हाइड्रेटेड ऑक्साइड। उसको हीट कर दो, वो लीचिंग ही था, वो कैल्सिनेशन था जो मैंने यहाँ पर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिख रखा था। तो इसमें से प्योर एल्यूमिनियम बन जाएगा और मॉइस्चर बाहर निकल जाएगी। इसी तरह से कोई आपके पास में हाइड्रोक्साइड हो तो उसको भी हीट कर सकते हैं। वापस एक बार फिर दोबारा आपको चेंज करा देता हूं, कैल्सिनेशन एम क्या है, कंसंट्रेटेड ओर को, कंसंट्रेटेड लीचिंग से कंसंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, मे बी कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। इन केस ऑफ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग बोथ इन बोथ प्रोसेस concentrated ore heated in reverberatory furnace below their melting point. In calcination process carried out in absence of air and agent is it endothermic decomposition, endothermic decomposition and suitable for metal carbonates, for metal hydroxides and for hydrated oxides, because these species या these compounds are decomposed below their melting point into their oxides and they evolve volatile compound like as H2O, CO2 etc. तो ये तो था दोस्तों कैल्सिनेशन। अच्छा, एक और खास बात, इस कैल्सिनेशन के प्रोसेस में जो ओर है बिकम पोरस, क्योंकि इसके अंदर से जब मॉइस्चर बाहर निकलती है तो कैसा हो जाता है, और पोरस हो जाता है, पोर बन जाते हैं। ये और भी सूटेबल है, अच्छा है फॉर फर्दर ट्रीटमेंट, क्योंकि फर्दर जब आप इसमें से मेटल को बाहर निकालोगे तो केमिकल रिएजेंट की रिएक्शन इजी हो जाती है, तो बिकम पोरस। और यदि कोई हाइड्रोकार्बन की इंप्योरिटी है तो टेम्परेचर आप दे रहे हो वो भी एस्केप हो जाती है रिवर्बरेटरी फर्नेस से। ये था आपके पास में कैल्सिनेशन। दूसरा प्रोसेस है रोस्टिंग, इस काम के लिए दूसरा रोस्टिंग। इस रोस्टिंग में ये पर्टिकुलरली होता है मेटल सल्फाइड के लिए। किसके लिए होता है, सल्फाइड के लिए। जैसे ये आपके पास में आयरन पायराइटिस है, गैलेना है, इसी तरह से कॉपर ग्लांस है, इसी तरह से सिनेबार वगैरह, इस तरह के जिंक ब्लेंड वगैरह, इनके लिए काम लिया जाता है, क्योंकि इनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो एयर बहुत जरूरी है। तो समझो आप ध्यान से, रोस्टिंग में भी कंसंट्रेटेड ओर को रिवर्बरेटरी फर्नेस में बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर बाय व्हिच देयर सल्फाइड आर चेंज्ड इनटू देयर ऑक्साइड एंड द impurities like as carbon, sulfur, phosphorus, arsenic etc. are escaped in form of their volatile oxide. For example, zinc blende heated in reverberatory furnace in presence of air, then it change into zinc oxide and evolve SO2 gas. Carbon impurity as a CO2, sulfur as an impurity as a SO2, phosphorus as an impurity as a P2O5. P2O5, arsenic as a arsenic oxide. These are volatile oxides. If hydrocarbon is also impurities in the ore, then it also escape in form of their volatile oxides, namely CO2 and H2. तो इस तरीके से हम रोस्टिंग किसके लिए काम में लेते हैं, सल्फाइड के लिए। कैल्सिनेशन में आपको समझा दिया, ये एयर के प्रेजेंस में ये कंबशन है, ध्यान रखना, इट इज ए कंबशन and has the temperature of roasting is greater than the temperature of calcination, because calcination is an endothermic decomposition and it is combustion exothermic process. तो ओवरऑल हमको कंसंट्रेटेड और को किस में कन्वर्ट कर लिया, मेटल ऑक्साइड में। एक और प्रोसेस है छोटा सा, कंडीशनल प्रोसेस है, स्मेल्टिंग जिसको कहते हैं। इसके लिए ये प्रोसेस जब किया जाता है, ये कंडीशनल प्रोसेस है, सबके लिए नहीं। यदि ओर में के अंदर कोई इनफ्यूजिबल जो मेल्ट नहीं होती हो, नॉन वोलेटाइल और हाई मेल्टिंग टेम्परेचर की इंप्योरिटी हो, तीन बात बोली, इनफ्यूजिबल मेल्ट नहीं होती हो,
नॉन वोलेटाइल एस्केप नहीं होती हो और हाई मेल्टिंग पॉइंट की इंप्योरिटी हो, देन द और सब्जेक्टेड टू स्मेल्टिंग। इस स्मेल्टिंग के प्रोसेस को किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस में, बहुत बड़ी होती है 25-30 फीट ऊपर इस तरह की लॉन्ग होती है, ब्लास्ट फर्नेस में करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, सूटेबल कंपाउंड ऐड करते हैं। तो वो जो सूटेबल कंपाउंड है उस इंप्योरिटी से रिएक्ट करते हैं सफिशिएंट टेम्परेचर पर, और सूटेबल टेम्परेचर पर रिएक्ट करके उस इंप्योरिटी को मेटल सिलिकेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और वी नो दैट मेटल सिलिकेट्स आर लाइटर, फ्यूजिबल फॉर्म, हल्के भी होते हैं और फ्यूजिबल का मतलब वो मेल्ट हो जाते हैं, तो मेटल से सेपरेट रहते हैं, उनको हम अलग से बाहर निकाल लेते हैं। जैसे मैं आपको समझा दूं कॉपर की मेटलर्जी में, समझो फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ कॉपर, तो जो कॉपर पायराइटिस था CuFeS2, उसका जब रोस्टिंग किया था तो इसके अंदर FeO बन गया था कुछ। FeO आयनिक नेचर का ऑक्साइड है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इनफ्यूजिबल है, तो इसको रिमूव करने के लिए स्मेल्टिंग किया जाता है। ये बेसिक नेचर का, इसलिए इसके अंदर डाली जाती है SiO2 एसिड, जो सफिशिएंट टेम्परेचर पर कन्वर्ट कर देते हैं इसको फेरस सिलिकेट में। तो जो इंप्योरिटी है उससे जो कंपाउंड ट्रीट करता है या जो रिएक्ट करता है उसको कहते हैं यहाँ पर फ्लक्स, और जो सिलिकेट बनते हैं उनको क्या कहते हैं, स्लैग। ये लाइटर भी होते हैं और फ्यूजिबल भी होते हैं। इस तरीके से ये जो FeO है फेरस सिलिकेट बनकर बाहर निकल जाता है। ठीक इसी तरह से ये जो आपके पास में स्मेल्टिंग है वो आयरन की मेटलर्जी में भी काम लिया जाता है। स्मेल्टिंग आयरन की मेटलर्जी में भी काम आता है, क्योंकि जितने भी आयरन के ओर हैं, जैसा अभी मैं नाम ले रहा था, लिमोनाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, जितने भी आयरन के ओर्स होते हैं उन सब के साथ SO2 एज एन इंप्योरिटी रहती है। ये क्या होती है, इंप्योरिटी। अब आपको पता है ना SO2 क्या है, SiO2 क्या है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क की क्रिस्टलाइन फॉर्म है, सिलिका, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनफ्यूजिबल, सिलिका है, रेत जिसको कहते हो आप, ये इंप्योरिटी रहती है। तो इसको रिमूव करने के लिए, अब ये एसिडिक नेचर की है इसलिए आपको क्या है, बेसिक नेचर का फ्लक्स डालना होगा। तो जब इसका स्मेल्टिंग किया जाता है तो लाइमस्टोन डालते हैं जो सफिशिएंट टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये होता है बेसिक, ये इंप्योरिटी कैसी है, एसिडिक। इससे रिएक्शन करके कैल्शियम सिलिकेट बना लेता है, लाइटर भी होता है, फ्यूजिबल भी होता है, इसलिए आप इसको तो कहेंगे फ्लक्स और इसको क्या कहते हैं यहाँ पे, स्लैग। तो डियर स्टूडेंट्स, स्मेल्टिंग इज ए कंडीशनल स्टेप। किसके लिए काम में लिया जाता है, इफ और कंटेन 3 पॉइंट बोले थे, हाई मेल्टिंग इंप्योरिटी, इनफ्यूजिबल इंप्योरिटी एंड नॉन वोलेटाइल, जैसे सिलिका, रेत कोई वोलेटाइल थोड़ी होती है, मेल्ट नहीं होती, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसका। तो इसको रिमूव करने के लिए हम कुछ क्या करते हैं, कुछ एडिशनल कंपाउंड ऐड करते हैं इसकी नेचर के बेस पर। इफ इंप्योरिटी इज एसिडिक देन वी यूज बेसिक फ्लक्स एंड वाइस वर्सा। देन द impurities are changed into metal silicates. Metal silicates are lighter and fusible. ये मेटल में मिक्स नहीं होते, हल्के होते हैं, ऊपर से बाहर निकाल लेते हैं। जो आपके पास में ब्लास्ट फर्नेस है उसके बॉटम में 2 होल होते हैं, एक तो एग्जैक्ट बॉटम में, तो वहां से तो बाहर निकलता है मेटल क्योंकि वो हैवी होता है, एक उसके ऊपर होता है, उस ऊपर के थोड़े अपर होल में से बाहर निकल जाता है ये स्लैग, क्योंकि ये लाइटर होता है। तो ये आपके पास में स्टेप था स्मेल्टिंग का। नेक्स्ट स्टेप है अब आपके पास में रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड और अदर इनटू क्रूड मेटल। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड और अदर भी कैसे काम में लेते हैं, इनटू क्रूड मेटल। क्रूड मेटल कहते हैं इंप्योर मेटल को। तो अभी मैं आपको बता रहा था, ये सपोज आपने मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन कर लिया, अब आपको क्या चाहिए, इस मेटल ऑक्साइड से आपको मेटल चाहिए, इसका रिडक्शन करना होगा। रिड्यूसिंग एजेंट में भी कोक CO बाहर निकल जाएगा, चेक करो, CO की फॉर्म में भी कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल बनेगा और CO2 एस्केप हो जाएगा। मे बी हाइड्रोजन गैस इज ऑल्सो रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल बन जाएगा और H2O बन जाएगा, बाहर निकल जाएगा। मे बी मेटल डिस्प्लेसमेंट, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल डाल दो, तो जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है हैज हाई एफिनिटी टुवर्ड द ऑक्सीजन एंड हैज इट्सेल्फ चेंज इनटू देयर मेटल ऑक्साइड, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा मेटल ऑक्साइड में एंड वी ऑब्टेन मेटल फ्रॉम ऑक्साइड। और अभी बता रहा था कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी कर सकते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी कर सकते हो, जिससे जो कैथोड होगा आपके पास में, कैथोड पर ये जो मेटल आयन है, इस ऑक्साइड का ये जो मेटल आयन है ये रिड्यूस हो जाएगा मेटल में और आपको कैथोड पर क्या बन जाएगा, मेटल। तो इनमें से कोई एक प्रोसेस काम लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अब
किसी मेटल ऑक्साइड या अदर कंपाउंड के को रिड्यूस करने के लिए, रिड्यूस का मतलब मेटल आइसोलेट करने के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट सेलेक्ट करना चाहिए, ये एक है थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट। थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट का मतलब है वी नो दैट इफ डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन इज नेगेटिव देन प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस और feasible at given condition and hence we consider delta G of the process। मतलब यह है कि इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट आपको सेलेक्ट करना है। इसके लिए आप रिएक्शन की डेल्टा जी चेक करेंगे। इफ डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन इज नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स आप जानते हो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। और मान लीजिए दो इसके साथ भी नेगेटिव है, और समझो आप मान लीजिए कोक के कार्बन के साथ भी नेगेटिव आती है और सीओ के साथ भी, इसके साथ वैल्यू आती है रिएक्शन की माइनस की 300 किलो जूल और इसके साथ आती है माइनस की 500 किलो जूल। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे सीओ को, क्योंकि आपको फिर ध्यान रखना चाहिए डेल्टा जी जितनी मोर नेगेटिव प्रोसेस उतना ही इजी एंड स्पॉन्टेनियस एट गिवन कंडीशन। तो आप क्या चेक करेंगे, डेल्टा जी चेक करना पड़ता है और उस डेल्टा जी को चेक करने के लिए हम एलिंगम डायग्राम बनाते हैं। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट। देखो उस एलिंगम डायग्राम को, इससे कुछ कंक्लूजन आएंगे। एलिंगम डायग्राम तो देखो आपको मालूम है डेल्टा जी इक्वल्स टू थर्मोडायनेमिक रिलेशन है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो हम क्या करेंगे, एक तो फॉर्मेशन ऑफ फ्री एनर्जी और टेम्परेचर के साथ एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये तो फॉर्मेशन ऑफ फ्री एनर्जी और स्ट्रेट लाइन का है, तो इसका जो स्लोप आएगा ग्राफ का वो तो रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा एस को, और जो इंटरसेप्ट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंथैल्पी फॉर्मेशन को। यदि ये फॉर्मेशन है तो ये भी फॉर्मेशन और ये भी फॉर्मेशन, इनको रिप्रेजेंट करेगा। अब आपको मैं 2-3 ग्राफ समझाता हूं, पहले उनको समझिए आप ध्यान से। कुछ रिड्यूसिंग एजेंट लेके दिखाता हूं और एक मेटल। एलिंगम डायग्राम को ध्यान से सुनेगा। सपोज ये मेरे पास में कोक की बात करता हूं, इसको मैंने कंबशन किया ऑक्सीजन से पार्शियल, एक तो बना साहब सीओ, 1 मोल लेके बैलेंस किया, सीओ गैस बनी 1 मोल, ठीक है। 1 मोल से मैंने बैलेंस करना है, इसको 2 लिखेंगे। सबसे पहली लाइन डेल्टा एच कैसा रहेगा इसका, नेगेटिव, बिकॉज इट इज एक पार्शियल कंबशन और ऑल कंबशंस में भी पार्शियल और कंप्लीट आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो डेल्टा एच क्या थी इसकी, नेगेटिव, इसका मतलब इंटरसेप्ट नेगेटिव। डेल्टा एस एंट्रोपी, 2 मॉलिक्यूल्स गैस 1 मॉलिक्यूल गैस एंड एज एंट्रोपी पॉजिटिव, इट मींस स्लोप नेगेटिव। तो इसका जब आप ग्राफ बनाओगे इस रिएक्शन का, ये डेल्टा जी था, डेल्टा जी, और ये टेम्परेचर, ये सपोज 0, ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो इंटरसेप्ट कैसा था, नेगेटिव, जहां पर इसका कोई इंटरसेप्ट, डेल्टा एस कैसा है, पॉजिटिव, तो स्लोप क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इस तरह का ग्राफ बनेगा जिसमें सी को किस में कन्वर्ट का होता हो, सीओ में, कार्बन मोनोऑक्साइड में। एक दूसरी रिएक्शन और देखिए और समझो। सपोज हम कार्बन मोनोऑक्साइड को ले एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीजन 1 मोल से बैलेंस करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में। 1 मोल से बैलेंस करोगे तो आपको ये लेना होगा 2 और ये भी बन जाएगा 2। इट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड द हीट is greater than the combustion heat of coke because it is gaseous fuel, और gaseous fuel के burning में heat बहुत निकलती है। more negative sign, पहले से कैसा था, more negative, it means इसका जो intercept है वो more negative, delta S negative, ठीक है। और delta S की यदि बात की जाए, ध्यान से देखो, 2 moles of gas and 3 moles of gas and then delta S negative, therefore its slope is positive, ऐसे इसका स्लोप आएगा पॉजिटिव, जिसके अंदर CO किस में कन्वर्ट होगा, CO2 में। जहां पर ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं वो टेम्परेचर है 710 डिग्री सेंटीग्रेड। कंक्लूजन, बिफोर 710 डिग्री सेंटीग्रेड CO कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट्स डेल्टा G बिकम मोर नेगेटिव एंड आफ्टर 710 डिग्री सेंटीग्रेड C coke is better reducing agent because at high temperature its delta G become more negative। एक तो इनके लिए ग्राफ, एक और देखिए आप, एक आपको मेटल का बताता हूं। जैसे सपोज इसी जिंक की बात की है, सॉलिड, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई, इसका भी करा है मैंने, तो ये बन गया था जिंक ऑक्साइड। ये भी आयनिक नेचर का होता है। सॉलिड बैलेंस करने के लिए 1 मोल ले लेना, 1 मोल ऑक्सीजन से मैंने ये बैलेंस कर रखी है। डेल्टा एच नेगेटिव, और एक बात और ध्यान रखें, एलिमेंट जितना मेटेलिक नेचर का होता है, इट हैज हाई एफिनिटी टुवर्ड द ऑक्सीजन, देयरफॉर देयर कंबशन हीट
is higher has high value, therefore its combustion and combustion ही तो है, दहन ऊष्मा जिसको कहते हो, मेटल की बहुत ज्यादा होती है क्योंकि दे हैव हाई एफिनिटी टुवर्ड द ऑक्सीजन, तो काफी डेल्टा एच नेगेटिव, इसका मतलब इसका इंटरसेप्ट और भी नेगेटिव। अच्छा अब बात करते हैं डेल्टा एस की, इट इज सॉलिड एंड इट इज गैस एंड हैज डेल्टा एस ऑफ द रिएक्शन इज नेगेटिव, देयरफॉर देयर स्लोप इज पॉजिटिव। इस तरह का स्लोप बनेगा इसका, इसमें जिसमें जिंक कन्वर्ट होगा जिंक ऑक्साइड में। ये जो टेम्परेचर है आपको समझा दूं, ये जो टेम्परेचर है ये है नियरली 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप समझेंगे यहां से, आप कुछ स्टेटमेंट सुनेंगे आप, ये एलिंगम डायग्राम हुआ। अब इस एलिंगम डायग्राम से कंक्लूजन निकाला जाता है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट सुटेबल होगा कौन सा नहीं। तो देखो इसके लिए ध्यान से देखिए, जैसे मैं पहला स्टेटमेंट बोलता हूं कि जिंक ऑक्साइड, सुनिए आप ध्यान से, जिंक ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस्ड बाय CO एट एनी टेम्परेचर। समझो, जिंक ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस्ड बाय CO एट एनी टेम्परेचर। यदि ये रिड्यूस होता तो ये रिएक्शन बनती, देख लीजिए आप। तो आप क्या करोगे, इस एलिंगम डायग्राम की हेल्प से इस रिएक्शन की फ्री एनर्जी चेंज कैलकुलेट करोगे, और फ्री एनर्जी चेंज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है फ्री एनर्जी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, समेशन ऑफ द फ्री एनर्जी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ द फ्री एनर्जी फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो दोस्त, इसके अंदर प्रोडक्ट है आपके पास में, इसका तो फॉर्मेशन है ही नहीं क्योंकि तो एलिमेंटल फॉर्म में CO2 का चेक कीजिए किसी टेम्परेचर, सपोज मैं तो इसी टेम्परेचर पर चेक करना चाह रहा था, तो CO2 के लिए यहाँ पर इस टेम्परेचर पर फ्री एनर्जी कितना है, कोई वैल्यू डाल देते हैं, सपोज ये माइनस की 100, माइनस की 200, ये माइनस की 400, माइनस की 500, 600, इस तरह की कोई मैंने वैल्यू लिख दी। तो देखिए आप ध्यान से, तो CO2 की जो फ्री एनर्जी फॉर्मेशन है प्रोडक्ट में है वो वैल्यू है मान लीजिए माइनस की 400 इस ग्राफ के अकॉर्डिंग माइनस। अब मैं बात करता रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट में दो है, एक तो जिंक ऑक्साइड की चेक करो इसी टेम्परेचर पर, जिंक ऑक्साइड की इस टेम्परेचर पर चेक करोगे तो कितनी है माइनस की 500, और CO भी आपके पास में, CO भी कितनी है इसी टेम्परेचर पर 400, तो आप चेक करोगे तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, पॉजिटिव में। इसका मतलब हुआ कि ये रिएक्शन, या मैं कहूं कि जिंक ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड से आप रिड्यूस नहीं कर सकते। दूसरा स्टेटमेंट ऐसे करना है, दूसरा स्टेटमेंट है जिंक ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस्ड बाय कोक बिलो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो यदि ये रिड्यूस करेगा तो इसकी रिएक्शन कैसे लिखनी होती है आपको, टेम्परेचर कितना लिखा है बिलो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी यहीं पर चेक करना था आपको। ये चेक करें इस रिएक्शन के लिए, देखो इस रिएक्शन के लिए चेक करें इस टेम्परेचर पर, तो वही बात ध्यान से देखेंगे। तो प्रोडक्ट तो क्या है इसके अंदर CO, और CO की इस टेम्परेचर पर कितनी थी माइनस की 400, माइनस रिएक्टेंट क्या है यहाँ पर जिंक ऑक्साइड की कितनी है माइनस की 500, डेल्टा जी क्या आ गई पॉजिटिव। इसका मतलब बिलो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ये रिएक्शन भी नहीं होगी, या फिर मैं बोलूंगी जिंक ऑक्साइड को कोक से रिड्यूस नहीं किया जा सकता 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर। अब मैं बोलता हूं कि रिएक्शन द जिंक ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस्ड बाय कोक एट द टेम्परेचर ग्रेटर देन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, तब मैं इसको चेक करता हूं। जब 1000 से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो मैं यहाँ कोई डालता हूं, देखो आप इससे ज्यादा कोई टेम्परेचर देखो, सपोज आपने इस टेम्परेचर पर बात की, तो इस टेम्परेचर पर बात करोगे तो देखिए इधर ध्यान से, इस टेम्परेचर पर बात करोगे तो CO की फ्री एनर्जी फॉर्मेशन, कोई प्रोडक्ट है CO की फॉर्मूला वही रहेगा एंड फ्री एनर्जी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस फ्री एनर्जी फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। CO प्रोडक्ट इस रिएक्शन में CO, जिंक तो एलिमेंटल फॉर्म है जिसमें फॉर्मेशन एंड फ्री एनर्जी क्या ली जाती है 0, तो CO की फ्री एनर्जी फॉर्मेशन इस ग्राफ से चेक करो इस टेम्परेचर पर, इस ग्राफ से चेक करेंगे इस टेम्परेचर पर, तो आप बोल देंगे, ग्राफ से रफली बोल रहा हूं आपको समझाने के लिए, -550 किलो जूल, ठीक है, माइनस अब प्रोडक्ट, ये तो प्रोडक्ट, अब रिएक्टेंट क्या है इसके अंदर जिंक ऑक्साइड, इसी टेम्परेचर पर जिंक ऑक्साइड की चेक करो, ये देखिए ध्यान से, इसी टेम्परेचर पर जिंक ऑक्साइड की चेक कीजिए कितनी है माइनस की 400, तो आपके पास में नेगेटिव की 150 किलो जूल, एनहांस रिएक्शन फेजिबल, इट मींस जिंक ऑक्साइड को कोक से रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन टेम्परेचर कितना रखना पड़ता है आपको 1000 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज्यादा। तो इस तरीके से हम एलिंगम डायग्राम जो आपको बनाए जाएंगे उसकी हेल्प से सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट बेटर होगा कौन सा नहीं। अब इस एलिंगम डायग्राम से क्या कंक्लूजन आते हैं जो आपको लर्न करने हैं वो मैं आपको सुनाता हूं। कंक्लूजन्स
ऑफ एलिंगम डायग्राम। ध्यान से देखिए, इसके क्या कंक्लूजन है वो सुनो, जो आपको याद करके जाने एग्जाम में, ध्यान रखना वहां पर आपको कोई देगा नहीं। यदि एलिंगम डायग्राम दे दिया तो ठीक है, यदि क्वेश्चन में एलिंगम डायग्राम बना दिया जब तो अपने को कोई समस्या ही नहीं, उसको ऐसे सोल्व करेंगे, निकाल के चेक कर लेंगे। यदि नहीं बनाया तो आपको कंक्लूजन क्या याद रखने वो समझाता हूं। कंक्लूजन्स, पहला, फॉर बेस्ट रिएक्टिव मेटल, बेस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं, एक तो आपको समझा देता हूं एस ब्लॉक और एक होता है एल्यूमिनियम। दे आर इटसेल्फ ए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। एस ब्लॉक के मेटल और एल्यूमिनियम बहुत अच्छे मेटल्स होते हैं, गुड मेटल, एंड दे एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इनके लिए कोई सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता। और यदि इसको रिड्यूस किया भी जाए तो एक कोक से कर सकते हो, लेकिन उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। जैसे आपको समझा दो एक बार, देखो ये डेल्टा जी, एक एल्यूमिना की रिएक्शन समझाता हूं, ये फ्री एनर्जी, ये जीरो थी, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो अभी मैंने कोक के बारे में बोली थी ना, जिससे सी किस में कन्वर्ट हो रहा था, सीओ में। और ये आपके पास में एल्यूमिनियम के, सपोज देखो ध्यान से, ये एल्यूमिनियम की, जिसमें एल्यूमिनियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, Al2O3 में। ये इसका एलिंगम डायग्राम था। ये जो टेम्परेचर आपको समझा देता हूं, एस ब्लॉक एलिमेंट और एल्यूमिनियम के लिए लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। आप सुनिए ध्यान से। तो ठीक उसी तरह से जो आप रिएक्शन लिखोगे ना कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस्ड बाय कोक, हो जाएगा। लेकिन आपको समझा दूं, ये जो टेम्परेचर है ये कितना होगा, लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। और पता क्या प्रॉब्लम आती है कि इतने हाई टेम्परेचर पर ये जो एल्यूमिनियम बना, इस हाई टेम्परेचर पर 2000, इससे कम पे तो होगा ही नहीं। इस इतने हाई टेम्परेचर पर ये जो मेटल बनता है, इस कोक से रिएक्ट करके और कन्वर्ट हो जाता है ये मेटल कार्बाइड में। और मेटल कार्बाइड तो बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं, उनसे मेटल की रिकवरी इज ए डिफिकल्ट प्रोसेस। तो ध्यान से सुनो, इसलिए एस ब्लॉक मेटल और एल्यूमिनियम के लिए कोई भी सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, इसलिए उनका आइसोलेशन किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से। किससे किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का मतलब आप करंट पास करोगे, फिर दो प्रॉब्लम आएंगी, ध्यान से सुन लो। क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट, उनके कंपाउंड और एल्यूमिनियम, ये क्या हाई रिएक्टिव मेटल है। तो वैसे तो इनके कंपाउंड क्या होते हैं, आयनिक नेचर के, बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसलिए दो तरीके, या तो एक्वस सॉल्यूशन में करंट पास करो, प्रॉब्लम, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में करंट पास कर दिया तो H प्लस आयन रिड्यूस होगा इन फॉर्म ऑफ H2, ये मेटल नहीं। या फिर मोल्टन स्टेट में पास किए जाते हैं। अच्छा, मोल्टन स्टेट में इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इनको आइसोलेट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए और सॉल्यूशन को गुड कंडक्टर बनाने के लिए इनमें कुछ इंप्योरिटीज ऐड कर देते हैं। जैसे देखो आप ध्यान से, कैल्सिनेशन के बाद आपके पास में क्या आ गया था, प्योर एल्यूमिनियम। बोले था आप इसमें से एल्यूमिनियम आइसोलेट करना है। अभी आपको प्रॉब्लम बता दिया कि इसके लिए कोई सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, कोक है लेकिन सफिशिएंट टेम्परेचर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे। अब इसमें समझो आप पहले, एक तो क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। एक तो क्या है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है, नियरली 2200 डिग्री सेंटीग्रेड, 2200 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होता है। और दूसरी बात क्या है कि ये जो इतने हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होता है ना, तो इसमें कोवेलेंट नेचर भी काफी ज्यादा होती है फजान रूल की वजह से, इसलिए इतना सॉल्यूशन गुड कंडक्टर नहीं होता। तो इसमें क्या करते हैं, दो इंप्योरिटीज ऐड करते हैं, एक तो क्रायोलाइट, एक तो क्या ऐड करते हैं, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट समझते हो, जिसमें 3 पार्ट होता है NaF और एक पार्ट होता है एल्यूमिनियम फ्लोराइड। इसको इस तरीके से लिख लेते हैं Na3Al(F6). एक तो क्रायोलाइट ऐड करते हैं और एक ऐड करते हैं फ्लोरिस्पार, एक करते हैं फ्लोरिस्पार। फ्लोरिस्पार बोलते हैं कैल्शियम फ्लोराइड को। इनको ऐड करने से दो बात आ जाती है। क्या क्या बात आ जाती है, एक तो ध्यान रखना कि जब भी कोई आप इंप्योरिटी ऐड करोगे तो आयंस के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन है, पहले 2200 डिग्री सेंटीग्रेड पे था ना, इनको ऐड करने से 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही मेल्ट हो जाता है, यानी एक तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाते हैं इससे। दूसरी बात कि ये जो मैंने इंप्योरिटीज में ऐड किए हैं ये सब आयनिक नेचर की हैं, तो सॉल्यूशन में आयंस ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए गुड कंडक्टर हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो हम ये जो इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, ध्यान से सुनो इनको, अच्छा जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं इनके दो वर्क हैं, एक तो क्या, मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देते हैं, और दूसरा
सॉल्यूशन को गुड कंडक्टर बना देते हैं इलेक्ट्रिसिटी का ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर आयंस। नाउ वी यूज ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। ग्रेफाइट इसलिए लेते हैं क्योंकि बहुत इजी कंडक्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी को फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से, और दूसरा रिएक्शन करता नहीं। तो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड लेके करंट पास कर देते हैं जिससे एनोड कैथोड पे ऐसी रिएक्शन हो जाती है। तो अब इसमें इतनी चीज थी आप समझो, एक तो था ये एल्यूमिना, एक था साहब आपके पास में NaF, एक था AlF3 और एक डाला था मैंने क्रायोलाइट। इतनी थे सॉल्यूशन में, मेल्ट कर दिया, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। तो क्या लगा दिया आपने इसमें इलेक्ट्रोड एनोड और ग्रेफाइट के, और साहब करंट पास कर दिया। और क्या पास कर दिया? करंट। तो बात करते हैं एट एनोड। एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। तो ये जो फ्लोराइड है, फ्लोरीन, ये एक एनायन है, ये तो कोवैलेंट नेचर का ऑक्साइड तो आता नहीं है, तो फ्लोराइड आयन मोर आयनिक है, तो फ्लोराइड का होता है ऑक्सीडेशन एनोड पर। ऑक्सीडेशन बन के ये बदल जाता है इंस्टेंटली नेसेंट फ्लोरीन में, और इलेक्ट्रॉन बाहर। ये नेसेंट फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव, और ये क्या करती है? इस एल्यूमिना से रिएक्ट कर जाती है और इसको किस में कन्वर्ट कर देती है? AlF3 में, और ऑक्सीजन बाहर। और ये ऑक्सीजन वो जो आपके पास में इलेक्ट्रोड है ग्रेफाइट के, उससे रिएक्ट करके उसको CO2 और CO में कन्वर्ट करते रहते हैं। इस तरह से ग्रेफाइट जो इलेक्ट्रोड है वो टाइम टाइम पे आपको चेंज करने पड़ते हैं, और यहाँ बन जाएगा आपके पास में AlF3। अब बात करते हैं एट कैथोड। कैथोड में अब आप चेक करो, देखो इसके अंदर कितने कैटायंस हैं। एक तो सोडियम आयन है, एक कैल्शियम आयन है, एक एल्यूमिनियम आयन है। आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ये तो S ब्लॉक एलिमेंट है, ये P ब्लॉक है। तो इस एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल, और वी कैन से स्टैंडर्ड पोटेंशियल रिडक्शन ही समझे, इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ S ब्लॉक मेटल्स, एंड हेंस इट रिड्यूस्ड एट कैथोड, एंड हेंस इट रिड्यूस्ड एट कैथोड। Therefore, we obtained aluminium nearly 99.8% purity in the electrolysis of alumina, and this process is known as, इसका नाम है Holt-Heroult process. It is known as Holt-Heroult process. किससे किया मैंने एल्यूमिनियम का आइसोलेशन? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से, यानी करंट पास के किया। और जब आपको बता दूं, जब मेटल का आइसोलेशन इलेक्ट्रोलाइटिक से किया जाता है करंट से, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इज इन द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इसी तरह से एस ब्लॉक के अदर मेटल्स का किया जाता है। जैसे आपको दो और समझा दूं, एस ब्लॉक के अदर मेटल में जैसे एल्यूमिनियम, एस ब्लॉक के एलिमेंट में जैसे आप एक सोडियम का एग्जांपल ले सकते हो। सोडियम का आइसोलेशन किया जाता है रॉक सॉल्ट से। रॉक सॉल्ट से सॉलिड है, बैड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का मोल्टन स्टेट में पास करनी होगी। मेल्टिंग टेम्परेचर को कम करने के लिए कुछ इंप्योरिटी ऐड कर ली जाती है, इस तरह की इंप्योरिटीज, तो मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देती है, 600 पर ही मेल्ट हो जाता है। और क्या करता है ये, और क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइट? कंडक्टेंस बढ़ा देते हैं, बिकॉज आयनिक इंप्योरिटीज एक तो मेल्टिंग पॉइंट को कम करती हैं, और दूसरा सॉल्यूशन की कंडक्टेंस इंक्रीज कर देते हैं, बिकॉज मोर आयंस। नाउ रिएक्शन एट एनोड एंड कैथोड। एनोड पे बात करते हैं, एट एनोड। तो एनोड पे देखो आपके पास में क्लोराइड और फ्लोराइड है, तो क्लोराइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है बजाय फ्लोरीन से। तो एनोड पर तो क्लोरीन गैस, और कैथोड पर फिर आपके पास में तीन मेटल हैं यहाँ पर, ध्यान से देखो, एक तो सोडियम, एक कैल्शियम और एक पोटेशियम। इसका रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस में 2.71 वोल्ट, इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में 2.89 वोल्ट, 89 वोल्ट, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस में 2.93 वोल्ट, एंड हेंस हाई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, देयरफॉर इट रिड्यूस्ड एट द कैथोड, इट रिड्यूस्ड एट द कैथोड। ऐसे सोडियम का तो किस आइसोलेशन किया? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। किसके लिए काम लेते हैं? एस ब्लॉक एंड एल्यूमिनियम। ये कुछ कंक्लूजन्स हैं जो एलिगम डायग्राम से मैंने ऑब्टेन किए। क्यों, उससे क्यों, क्या क्या दिक्कत है इनको? क्योंकि इनके लिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। हाँ, आप कोक से रिड्यूस कर सकते हो इनके क्लोराइड्स वगैरह को, लेकिन आपको पता है ना टेम्परेचर कितना चाहिए? 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। वो सूटेबल टेम्परेचर नहीं है मेटलर्जी के लिए, और कार्बाइड बन जाते हैं। एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का, आइसोलेशन ऑफ मैग्नीशियम। आइसोलेशन ऑफ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को आइसोलेट किया जाता है कार्नेलाइट से। कार्नेलाइट ये इसका और होता है जिसके अंदर KCl, MgCl2 एंड 6H2O सॉलिड फॉर्म में रहता है, पर्टिकुलरली सी वाटर।
इसका मैग्नीशियम का वैसे मेनली आइसोलेशन सी वाटर से किया जाता है। इसका एक मिनरल है कार्नेलाइट। अब सबसे पहले तो आपको पता है ना मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेल्ट करोगे तो फिर H+ आ जाएगा। तो आप क्या करो, सबसे पहले इस वाटर को रिमूव करने के लिए ड्राई HCl के साथ इसको हीट करते हैं। सिंपल हीट भी नहीं करते, अदरवाइज हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा और पता है किस में बदल जाएंगे ये ऑक्साइड्स में, इसलिए क्लोराइड ही रहने दो। क्या करोगे कि इसको ड्राई HCl की प्रेजेंस में हीट करोगे, जिससे ये एनहाइड्रस फॉर्म में आ जाएगा। जिससे किस में आ जाएगा, एनहाइड्रस फॉर्म में। अब क्या करोगे, इस एनहाइड्रस फॉर्म में कुछ इंप्योरिटीज ऐड करो उसके जैसी, जैसे कैल्शियम क्लोराइड मिला दिया, पोटेशियम फ्लोराइड, इस तरह की ऐसी ऐड कर दी। क्या काम करेगी, दो, एक तो मेल्टिंग टेम्परेचर कम कर देती है, किसका, सबका। आप ध्यान रखें, इनके लिए ये इंप्योरिटी, इसके लिए ये इंप्योरिटी, तो पूरे मिक्सर का जो मेल्टिंग पॉइंट है कम हो जाता है। एक तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, और दूसरी बात क्या खास बात है, आयनिक नेचर की इंप्योरिटीज है, इसलिए सॉल्यूशन की कंडक्टेंस बढ़ जाती है, इजी करंट पास हो जाता है। एनोड के तौर पर रिएक्शन हो जाती है। देखो एनोड पर रिएक्शन एनोड में एक तो क्लोराइड है आपके पास में, फ्लोराइड अभी आपको समझा दिया था, क्लोराइड का ऑक्सीडेशन कर देना तो क्लोरीन तो बाहर निकल जाएगी एनोड पर। अब बात करते हैं कैथोड पर, रिडक्शन पोटेंशियल चेक करना है। तीन मेटल है उसी तरह से, एक तो कैल्शियम है, एक पोटेशियम है और एक मैग्नीशियम है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में 2.93 वोल्ट, मैग्नीशियम का माइनस में 2.36 वोल्ट और कैल्शियम का माइनस में 2.89 वोल्ट। सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका, मैग्नीशियम का, तो ये रिड्यूस होगा कैथोड पे। तो मैग्नीशियम रिड्यूस हो जाएगा आपके पास में कैथोड पे, और क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम, किससे, फ्रॉम कार्नेलाइट। तो ये पहला कंक्लूजन था मेरा किसका, एलिंगम डायग्राम का। क्या बोला था, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन फॉर एस ब्लॉक एंड एल्यूमिनियम, और वी कैन से for best reducing element, or we can say for more reactive metals। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन, सेकंड कंक्लूजन, यूज ऑफ कोक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कोक, अभी आपको मैंने एलिंगम डायग्राम चेक करा दिया था। ये तो रिड्यूसिंग एजेंट कब रहता है, बिलो 710 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये आफ्टर 710 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये काम में लिए जाते हैं जो मॉडरेट मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स के लिए। मॉडरेट का मतलब ये तो बहुत अच्छे गुड मेटल जैसे एस ब्लॉक एल्यूमिनियम, या बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल जैसे कॉपर सिल्वर गोल्ड वगैरह, उनके लिए काम आते हैं मॉडरेट के लिए। जैसे आयरन ऑक्साइड के लिए काम आ जाता है, आयरन ऑक्साइड का CO पर करते हैं रिडक्शन, और आपको बता देता हूं इसका रिडक्शन टेम्परेचर 250 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये हो जाता है। तो सबसे पहले स्टेप वाइज रिड्यूस करो, फेरिक को फेरस में और CO2 बाहर, फिर अल्टीमेटली ये जो फेरस ऑक्साइड है वापस रिड्यूस हो जाएगा, आयरन मिल जाएगा, और क्या बन जाएंगे आपके पास में, CO2। ये प्रोसेस किया जाता है, आपको समझा दूं, ये रिड्यूसिंग एजेंट और स्मेल्टिंग एक साथ की जाती है। अभी स्मेल्टिंग भी बात बताई थी, तो आयरन की मेटलर्जी में ब्लास्ट फर्नेस में ये रिडक्शन भी किया जाता है, स्मेल्टिंग भी साथ साथ की जाती है। लाइमस्टोन डाल देते हैं, चार्ज कहते हैं इस मिक्सचर को, एक साथ होता रहता है। तो इसके अंदर जो ये आयरन बाहर निकलता है नीचे बॉटम से, ये क्या मोल्टन स्टेट में होता है, इसको कहते हैं पिग आयरन। क्या कहते हैं इसको, पिग आयरन कहते हैं। इस पिग आयरन में नियरली 93% तो होता है आयरन, नियरली 5% होती है कार्बन, और 2% में अदर इंप्योरिटीज होती है। उस अदर इंप्योरिटीज के अंदर मैग्नीज होता है, सिलिकॉन होता है, फास्फोरस होता है। तो ये इस पिग आयरन का कंपोजिशन है। जब इस वापस सुन लो, इस पिग आयरन को जो ब्लास्ट फर्नेस से बाहर निकलता है ना, ये जब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसको कहते हैं कास्ट आयरन। यदि एक ही साथ इसको ठंडा कर लिया जाता है, कूल्ड एट वंस, सडन इसको ठंडा कर दिया जाता है, तो ये व्हाइट कलर का होता है, और उसको कहते थे व्हाइट कास्ट आयरन। व्हाइट कास्ट आयरन, व्हाइट का कंपोजिशन यही है। इसके अंदर जो 5% कार्बन थी वो मिलती है इन फॉर्म ऑफ सीमेंटाइट, Fe3C को कहते हैं सीमेंटाइट। और यदि इसको स्लोली धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो ये कहलाता है ग्रे कास्ट आयरन। तो ये होता है साहब ग्रे कास्ट आयरन। इसके अंदर जो आपके पास 5% कार्बन है वो रहते ग्रेफाइट की टर्म में, ग्रेफाइट की टर्म में कंपोजिशन ये रहेगा 93% कार्बन, 5% एयर, इस तरह से। ठीक है, फिर इसके बाद में लास्ट स्टेप आता है प्यूरिफिकेशन का। तो ये मेरा दूसरा कंक्लूजन था कि कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड को, तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट होता है इस आयरन ऑक्साइड के लिए, हेमेटाइट मैग्नेटाइट वगैरह इन सब के लिए, और ये रिडक्शन टेम्परेचर 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही हो जाता है। ठीक है, अच्छा
ये जो जिंक ऑक्साइड था, जैसे मैंने एलिकम डायग्राम बनाया, जिंक ऑक्साइड है, टिन ऑक्साइड, इनके लिए कोक होता है क्योंकि इनका जो रिडक्शन टेम्परेचर है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे जिंक ऑक्साइड, इसको आप कोक से रिड्यूस करोगे, टेम्परेचर होता है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, नियरली 1000, जिससे क्या है कि ये जो कोक है किसमें बदल जाती है, CO में। इसी तरह से टिन ऑक्साइड, इसको भी कोक से रिड्यूस कर लो, टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, टिन मिल जाता है और क्या बन जाती है, CO। तो ये थे आपके पास में दूसरा कंक्लूजन, किसके लिए, रिड्यूसिंग एजेंट C&CO के लिए। पहला इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन था। तीसरा कंक्लूजन इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, कि साहब हाइड्रोजन को भी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम में ले सकते हो क्या। अब देखो इसके लिए समझो, पहले तो हाइड्रोजन के लिए, इस हाइड्रोजन का भी आपको एलिकम डायग्राम समझाता हूं। ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई, H2O बना, 1 मोल लेके मैंने रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। देखो आप, ये भी गैस, ये भी गैस। सबसे पहले बात करते हैं डेल्टा H की। ऑल कंबशंस आर एक्सोथर्मिक, इसलिए इंटरसेप्ट तो नेगेटिव आएगा। एंड डेल्टा S ऑफ द रिएक्शन, लिक्विड गैस गैस गैस, इज नेगेटिव, देयरफॉर इट्स स्लोप इज पॉजिटिव। तो इसका एलिंगम डायग्राम जो बनेगा, आप समझना उसको, इसका एलिंगम डायग्राम इस तरह से बनेगा, इस हाइड्रोजन का। ये डेल्टा G 0 पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव से आएगा इसका इंटरसेप्ट और स्लोप क्या आएगा इसका, पॉजिटिव, ऐसे बनेगा। यानी जिसमें H H2O में कन्वर्ट होगी, इस तरह का डायग्राम आएगा। अब आपको पता है कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स की कंबशन एंथैल्पी इससे ज्यादा है, यहाँ से उनका स्लोप भी पॉजिटिव आता है, तो जनरली ये इंटरसेप्ट नहीं करता एक लाइन, ज्यादातर मेटल्स के लिए। हालांकि मेटल्स में पहले क्या है, वो मेल्ट होते रहते हैं, मेल्ट हुआ फिर थोड़ा पॉजिटिव, फिर लिक्विड में इस तरह से पॉजिटिव, तो काफी हाई टेम्परेचर पर आता है, वैसे करता है। 2 रीजन लेके एक लाइन, पहला रीजन तो H2 की एंट्रोपी चेंज विद नेगेटिव साइन, इट मींस देयर डेल्टा G, इट मींस देयर डेल्टा G जो आपके बाद में की जाएगी, डेल्टा G बिकम लेस नेगेटिव एट हाई टेम्परेचर। चेक करो, बिकम लेस नेगेटिव एट हाई टेम्परेचर। एंड सेकेंड फैक्टर, हाइड्रोजन इटसेल्फ इज हाईली इनफ्लेमेबल गैस। हाईली इनफ्लेमेबल समझते हो, बहुत जल्दी से जलने लग जाती है, ज्वलनशील जिसको कहते हैं, इसलिए इसके साथ वर्क करना लेबर के लिए थोड़ा कठिन होता है। तो 2 रीजन बोले, एक तो डेल्टा S इसकी नेगेटिव और दूसरा इट इज इनफ्लेमेबल गैस। देयरफॉर इन जनरल हाइड्रोजन इज नॉट यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी, हाउएवर इट इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द मेटलर्जी ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट। इनके लिए काम आती है, उनसे रिएक्शन नहीं करती है, इन्हें कार्बाइड बनाते हैं। जैसे एक तो आती है ये टंगस्टन के लिए, एक तो टंगस्टन के लिए मेटलर्जी में काम ली जाती है। एक मॉलिब्डेनम के लिए भी मेटलर्जी में काम ली जाती है। और एक आपके पास में कोबाल्ट, मिक्स ऑक्साइड है इस कोबाल्ट का, उसके लिए भी कोबाल्ट बन जाता है और H2O। तो मैंने ये बोला कि इन जनरल हाइड्रोजन इज नॉट ए रिड्यूसिंग एजेंट, in common reducing agent in metallurgy because 2 reasons, their entropy change is negative and hence slope positive, does not intercept most of the metals at suitable temperature. However, at very high temperature it can be cut like as cobalt, molybdenum, tungsten, etc. And another factor, itself is highly inflammable, therefore it is not a common reducing agent, but some examples are also there. Next conclusion नेक्स्ट एलिंगम डायग्राम से, सेल्फ रिडक्शन, 3 हो गई। सेल्फ रिडक्शन, इसको सेल्फ रिडक्शन भी कहते हैं, ऑटो रिडक्शन भी कहते हैं, और रिडक्शन बाय ईयर भी कहते हैं, ये जो लेस रिएक्टिव मेटल के सल्फाइड्स होते हैं 3, पर्टिकुलरली सिल्वर ग्लास, गैलेना एंड सिनेबार ओनली। आप तो याद कर लो, बस ध्यान रखना, आप ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही तो बन जाते हैं वहां पर एग्जाम में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑब्टेन्ड बाय सेल्फ रिडक्शन, ओनली 3 एलिमेंट्स, नेमली कॉपर, लेड एंड मर्करी, और किससे, फ्रॉम देयर सल्फाइड, इट इज कॉपर ग्लास, इट इज गैलेना एंड इट इज सिनेबार। इनसे अब क्या होता है समझिए आप इस प्रोसेस को। इसमें क्या करते हैं कि इनके सल्फाइड्स का आपको रोस्टिंग करना ही नहीं, ध्यान से सुनो, क्या करते हैं, इनका रोस्टिंग करते हैं। तो जब आप इनका रोस्टिंग करोगे तो आप इसको हीट करोगे, इसको जब आप हीट करोगे तो इतना हीट करना है जिससे मेल्ट नहीं हो, तो इसके पार्शियली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑक्साइड में,
और ये ऑक्साइड सफिशिएंट टेम्परेचर पर इनके सल्फाइड से रिएक्ट कर लेते हैं खुद ही, और जब रिएक्ट कर लेते हैं तो कन्वर्ट हो जाते हैं मेटल में, कॉपर में, और SO2 बाहर निकल जाती है। इसको कहते हैं सेल्फ रिडक्शन। बैलेंस करनी हो तो यहाँ पर 2 लगा देना, जैसे SO2 बन जाएगी 4 6 ये बन जाएगा। ऐसे क्या कहते हैं इसको? सेल्फ रिडक्शन और रिडक्शन बाय एयर। जैसे ये बेसिमल कन्वर्टर में किया जाता है ये प्रोसेस, उसके अंदर जो है ना स्लैग को भी हटाया जाता है, स्लैग बनता रहता है SiO2 के साथ, बेसिमल कन्वर्टर में किया जाता है। तो मैं कह रहा था कि सेल्फ रिडक्शन केवल 3 मेटल्स के किए जाते हैं, सल्फाइड्स के, गैलेना के, सिनेबार के एंड कॉपर ग्लास के। और क्यों कह रहा हूं सेल्फ रिडक्शन? कि अपने आप ही इन दोनों की रिएक्शन से मेटल का रिडक्शन हो गया, मेटल +1 से 0, मेटल +1 से 0। इट इज नोन एज सेल्फ रिडक्शन। किसके लिए? इन तीनों के लिए, ध्यान रखना। इसी तरह से सिनेबार वगैरह में काम लिया जाता है। ये आपके पास में सिनेबार HGS रोस्टिंग कराओगे, जिससे बनेगा HGO और SO2 बाहर निकल जाएगी। ये जो HGO बनता है ये इस सल्फाइड से फर्दर रिएक्शन कर लेता है, क्या बन जाएगा आपके पास में Hg और बाहर निकल जाएगी SO2। बैलेंस करना हो तो ये 2 लगा दो, येलो सा मिल जाएगा मरकरी। आपको क्या मिल जाएगा? मरकरी। तो इसे कहते हैं सेल्फ रिडक्शन। नेक्स्ट अगला कंक्लूजन, अगला है मेटल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्या है? मेटल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है मेटल डिस्प्लेसमेंट। अब समझना आप ध्यान से इन सब बातों को। कंक्लूजन नेक्स्ट है मेटल डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ऑक्साइड्स और कंपाउंड्स जिनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हों, उनसे मेटल की रिकवरी मेटल डिस्प्लेसमेंट से की जाती है। और मेटल डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको पता है कि मोर रिएक्टिव मेटल काम में लिया जाएगा, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है। इसके मैं आपको 2 एग्जांपल्स बताऊंगा मेटल डिस्प्लेसमेंट के। एक तो मैक और एक तो है आपके पास में गोल्ड सीमेंट थर्माइट प्रोसेस। मेटल डिस्प्लेसमेंट का पहला एग्जांपल गोल्ड सीमेंट थर्माइट प्रोसेस। तो इस थर्माइट प्रोसेस में क्या करते हैं कि हम एल्यूमिनियम लेते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और मेटल ऑक्साइड जिनके हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जैसे क्रोमियम वगैरह, सुटेबल टेम्परेचर पर ये क्या कर देते हैं, इसको रिड्यूस कर देते हैं और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। अब फिर ध्यान रखना, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव मेटल और मोर मेटेलिक नेचर देन क्रोमियम, देयरफॉर इट हैज हाई एफिनिटी टुवर्ड द ऑक्सीजन, देयरफॉर देयर रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, therefore we obtain chromium in molten state. It is gold thermite or simple thermite process. The another use of this process is in for welding of the metals. For example, aluminium and Fe2O3 are taken in this reaction, then we obtain iron and Al2O3. Due to highly exothermic in nature, iron obtained in liquid form. Therefore, this process is also used for the welding of metal. जो मेटल को आपको वेल्ड करना हो इसके नीचे रख दो तो आयरन मोल्टन स्टेट में रहता है, इनको जोड़ देगा। इसको कहते हैं थर्माइट प्रोसेस या वेल्डिंग भी कहते हैं। इसके अंदर 1:3 लिया जाता है, एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का मिक्सचर 1:3, एंड दिस मिक्सचर इज नोन एज थर्माइट मिक्सचर। तो 2 यूज थे इस थर्माइट प्रोसेस के। और इसमें और सुनो, व्हेन आइसोलेशन ऑफ मेटल बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट एनर्जी, जैसे यहाँ पर थी बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट एनर्जी, देन मेटलर्जी इज नोन एज पायरोमेटलर्जी, देयरफॉर इट इज द एग्जांपल ऑफ पायरोमेटलर्जी। देखो मैं आपको कितने बीच में समझा रहा हूँ। हाइड्रोमेटलर्जी क्या था? आइसोलेशन ऑफ मेटल बाय मेटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर एक्वस सॉल्यूशन, जैसे तो चेक करो मैक और द फॉरेस्ट प्रोसेस में। एक बताई इलेक्ट्रोमेटलर्जी, किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में, जैसे हॉल हीरोल्ड प्रोसेस बताया एल्यूमिनियम का। और अभी क्या बता रहा हूं? पायरोमेटलर्जी, आइसोलेशन ऑफ मेटल विद हेल्प ऑफ हीट, पायरोलिसिस, इट इज नोन एज पायरोमेटलर्जी। एक एग्जांपल और दूंगा आपको इसी का मेटल डिस्प्लेसमेंट का। टाइटेनियम की आइसोलेशन में काम आता है, रोल प्रोसेस कहते हैं, रोल प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं? टाइटेनियम का आइसोलेशन किया जाता है, मेटल डालते हैं मैग्नीशियम में एस ब्लॉक का करीब 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से 1020 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन होती है, तो इसमें टाइटेनियम मिल जाता है आपको और MgCl2 बन जाता है। इसको कहते हैं रोल प्रोसेस। और आपको एक लाइन समझा देता हूं,
स्टील इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज तो होता है आयरन, उसके बाद सेकंड नंबर पर जो मेटल यूज होता है वो है टाइटेनियम। यानी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन तो होता है स्टील इंडस्ट्री के लिए आयरन का, और सेकंड नंबर पर किसका होता है, टाइटेनियम का। तो टाइटेनियम के आइसोलेशन के इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहते हैं रोल प्रोसेस। और इस समय जो इसका मैक्सिमम रोल प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट लिया जाता है वो मैग्नीशियम ने लेके सोडियम लिया जाता है। एक तो इजी हो जाएगी बिकॉज सोडियम इज मोर मेटेलिक देन मैग्नीशियम, और एक और बात कि NaCl इज इजीली लीच्ड देन MgCl2। लीस्ट समझते हो, इजीली सॉल्युबल हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा इससे। तो ये टाइटेनियम और क्या बन जाता है, NaCl। और ध्यान रखें जब रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम लिया जाता है तो उसको कहा जाता है IMI, पूरा नाम है इंपेरिकल मेटल इंडस्ट्री। उस इंपेरिकल मेटल इंडस्ट्री जो टाइटेनियम का प्रोडक्शन करती है उसमें रिड्यूसिंग एजेंट क्या काम में लिया जाता है, सोडियम। तो डियर फ्रेंड्स ये थे मेरे पास में कंक्लूजन। किसके कंक्लूजन, एलिंगम डायग्राम से। किसके लिए था, सिलेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। 5 बात बोली, याद कर लेना, एग्जाम में जाने से पहले सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए। कौन कौन से, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किसके लिए काम लिया जाता है, कार्बन एंड CO किसके लिए सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन किसके लिए क्या डिसएडवांटेज और एडवांटेज है उसके, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के लिए चेक करें कि साहब उसके लिए क्यों काम लिया जाता है। इसी तरह से रोल प्रोसेस किसके लिए, ये सब बातें। इस तरह से आपके पास में क्या आ जाते हैं, ये क्रूड मेटल। अब ये इम्प्योर मेटल है, ध्यान रखना कैसा है, ये इम्प्योर मेटल 100% प्योर नहीं है, या इसके अंदर अभी इम्प्योरिटीज है। तो इसलिए लास्ट स्टेप होता है इसका रिफाइनिंग ऑफ मेटल। लास्ट स्टेप रिफाइनिंग ऑफ मेटल का मतलब समझते हो कि अब आपको मेटल को जितना हाईएस्ट प्योरेस्ट फॉर्म में ला सकते हो उसको कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। लास्ट स्टेप अब समझो, स्टेप लास्ट है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। लास्ट स्टेप रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अच्छा, इसके लिए भी मेटल की नेचर के बेस पे या और भी कई बातों को ध्यान में रख के और हम प्रोसेस का सिलेक्शन करते हैं। बहुत से प्रोसेस बताऊंगा इसके लिए, अब आप देखते जाना। पहला है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लिए 2-3 बात ध्यान रखनी चाहिए। ये जो आपके पास में इम्प्योर मेटल था, जो आपको क्रूड मेटल भी कहते हैं, इम्प्योर मेटल, आप इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, इसका मतलब ये एक्ट करेगा एज ए एनोड। पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देना। प्योर मेटल लेना, प्योर मेटेलिक रोड इसी का प्योर मेटल, उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना एज ए, सॉरी उसको नेगेटिव से एज ए कैथोड। ये पॉजिटिव से, ये नेगेटिव से। और सेम मेटल आयन, सेम मेटल आयंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये 2-3 बात ध्यान रखें और हम क्या कर देते हैं, मेटल की रिफाइनिंग कर लेते हैं। जैसे ये मेटल ये काम पर्टिकुलरली काम आता है कॉपर और सिल्वर के लिए। क्यों, क्योंकि वाटर से रिएक्शन तो करते नहीं, उनमें से H+ आयन का रिडक्शन होता नहीं, तो कॉपर वगैरह के लिए। जैसे अभी आपने देखो सेल्फ रिडक्शन से कॉपर आइसोलेट किया था, 98% प्योरिटी का था, उसमें से SO2 बाहर निकलती रहती है ना, डिसॉल्व्ड SO2। ध्यान से सुनो, इसलिए मेटल की जो कॉपर की सरफेस है वो स्मूथ नहीं होती, रफ होती है, उसको ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। 98% प्योरिटी का था उसमें कॉपर, तो इसको तो पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब एनोड बोला। एक प्योर कॉपर का वायर लो, एक प्योर कॉपर का वायर, उसको बोलो कैथोड। और कॉपर सल्फेट और H2SO4 का सॉल्यूशन भर दो इसके अंदर। क्या करो, कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट और डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। अब देखिए आप ध्यान से, तो यहाँ पर ये अटैकिंग इलेक्ट्रोड का एग्जांपल है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने ध्यान दिया होगा, क्या कहते हैं इसको, अटैकिंग इलेक्ट्रोड। तो ये कॉपर इटसेल्फ ये तो हो जाएगा ऑक्सीडाइज एनोड पर। एनोड पर ये जो इंप्योर कॉपर था ये तो हो जाएगा ऑक्सीडाइज, इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे सर्किट से ऐसे, और कॉपर आयन आ जाएगा सॉल्यूशन में। पहले से रखना बहुत जरूरी है। और कैथोड पे हो जाएगा रिडक्शन। कैथोड पे जो सॉल्यूशन का कॉपर आयन था, 2 इलेक्ट्रॉन सर्किट से आने और क्या हो जाएगा इसका रिडक्शन। तो ये जो कैथोड ले रखा था ना मेटल का प्योर का, तो इस पे पूरा का पूरा ये जो एनोड है ये डिसॉल्व होता रहता है और ये डिपॉजिट हो जाते हैं कॉपर, ये बाहर निकल जाते हैं। जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं इंप्योरिटी, ध्यान से सुनो एक लाइन, इस इंप्योर कॉपर में जो लेस रिएक्टिव इंप्योरिटीज थी like as silver, gold, etc. remains at the place of anode and these are known as anode mud. इसकी जगह जो impurities बच जाती है क्या कहते हैं आप उनको, एनोड मड।
तो ये जो प्रोसेस था इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किसके लिए काम लिया जाता है, पर्टिकुलरली कॉपर और सिल्वर के लिए। क्यों? क्योंकि कॉपर और सिल्वर वो डाइल्यूट HCl वगैरह या H2SO4 एसिड से रिएक्शन नहीं करती हैं, उनके लिए पहला था इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन रिफाइनिंग। सेकंड, इसकी में बहुत सी बातें में ध्यान रखने की, इम्प्योर मेटल एज एनोड, प्योर मेटल एज कैथोड एंड सिव मेटल आयन प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, देन पास द करंट। एक था। दूसरा मेथड ध्यान से सुनना, जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग आप ध्यान से सुनिए, ये पहली लाइन, जोन रिफाइनिंग काम लिया जाता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम जिनके सेमीकंडक्टर बनते हैं उनके लिए। क्या करते हैं आप समझो इसको, इसमें इसका मेथड समझा दूं आपको। एक लाइन फिर एक बार बताता हूं, एक जनरल प्रिंसिपल है, impurities are more miscible in molten state than in solid। impurities सॉलिड के कंपैरिजन में मोल्टन स्टेट में ज्यादा मिसिबल या ज्यादा सॉल्युबल होती हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसे जैसे सिलिकॉन वगैरह, इनकी एक रोड बना लेते हैं, ये क्या बना लेते हैं, इनको रोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसकी एक एंड पर सर्कुलर हीटर लगा देते हैं, सर्कुलर हीटर। अच्छा, जैसे इस हीटर को स्टार्ट करते हैं तो जो आपके पास में मेटेलिक रोड है ये ऊपर से मेल्ट हो जाएगी। जब ऊपर से मेल्ट हो जाएगी तो जो इंप्योरिटीज थी वो मोल्टन स्टेट में आ जाएंगी। अब आप इस हीटर को एक डायरेक्शन में चलाते जाओ तो जो मोल्टन जोन है इसके साथ आगे चलता जाएगा। यहाँ पर मोल्टन जोन ऐसे इंप्योरिटीज इकट्ठी हो जाएंगी। फिर क्या करोगे, वापस हीटर को इसी एंड पर लाओ और फिर चलाओ। 2-3 बार इस प्रोसेस को करेंगे। 2-3 बार करेंगे तो जो इंप्योरिटीज अंदर से निकलकर सरफेस पर आ जाती हैं, और जब हीटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाते हो तो इंप्योरिटीज इस एंड पे कलेक्ट हो जाती हैं। फाइनली इसको कट कर देंगे और प्योर अल्ट्रा प्योर मेटल मिल जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि जोन रिफाइनिंग पर्टिकुलरली सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम जो अल्ट्रा प्योर फॉर्म चाहिए सेमीकंडक्टर के लिए, उनका आइसोलेशन में काम लिया जाता है। ये इसके थी रिफाइनिंग का मेथड। क्या प्रिंसिपल था इसका, वी नो दैट impurities are more miscible in molten state than in solid state, then we use zone refining। तीसरा, वेपर फेज रिफाइनिंग। इसकी पहले थ्योरी समझो। ये तो है आपके पास में कोई क्रूड मेटल, आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्रूड मेटल को किसी सूटेबल कंपाउंड से ट्रीट करेंगे, सूटेबल कंपाउंड से ट्रीट करेंगे जिससे इसमें मेटल वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें मेटल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वोलेटाइल कंपाउंड, वोलेटाइल कंपाउंड। फिर और हाई टेम्परेचर करना जिससे वो कन्वर्ट हो जाएगा प्योर मेटल में और इंप्योरिटीज बाहर। ध्यान से सुनो, इसकी थ्योरी है वेपर फेज की। सबसे पहले क्रूड मेटल को ट्रीट विद सूटेबल कंपाउंड बाय व्हिच मेटल चेंज इनटू वोलेटाइल कंपाउंड। ऑन फर्दर हीटिंग this volatile compound dissociate into pure metal and impurities are escaped। for example, दो एग्जांपल दूंगा इसके, इंपॉर्टेंट भी है इसमें दो एग्जांपल। एक तो प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल, जिस पर्टिकुलरली उस प्रोसेस को कहते हैं मॉड्स प्रोसेस। अब ये ध्यान रखना है आपको कि मॉड्स प्रोसेस किसके लिए यूज किया जाता है, निकल के लिए। या आपके पास में साहब क्रूड निकल, इम्प्योर निकल। सबसे पहले अपने को पता है डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसके अंदर जो इंप्योरिटीज होती हैं वो नॉन मेटेलिक नेचर की होती है या डी ब्लॉक की नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले कार्बन मोनोऑक्साइड से ट्रीट कराते हैं, करीब 50 से और 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये कन्वर्ट हो जाता है वोलेटाइल कंपाउंड में, निकल टेट्रा कार्बोनिल में। ये कैसा कंपाउंड है, वोलेटाइल को कॉम्प्लेक्स बना लेता है। इसके अंदर इंप्योरिटी जो बनाती नहीं पता था कि ये इंप्योरिटी है। फिर क्या करते हैं, और थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है निकल में और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाती है। एंड हेंस सबसे पहले क्या किया आपने, इंप्योर मेटल को ट्रीट किया विद सूटेबल कंपाउंड। आपको इसका मतलब केमिस्ट्री पता होनी चाहिए निकल की, जिससे ये जो मेटल है किसमें कन्वर्ट हो जाए, अपने वोलेटाइल कंपाउंड में। आइसोलेट कर लो, इंप्योरिटीज कंटेनर में रह जाएंगी। फिर क्या करोगे, इस वेपर्स का और हाई टेम्परेचर कर देना जिससे ये डिकम्पोज हो जाएगा प्योर मेटल में। फॉर एग्जांपल आइसोलेशन या प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल एंड द प्रोसेस इज टर्म्ड एज मॉड्स प्रोसेस। इट इज द एग्जांपल ऑफ वेपर फेज रिफाइनिंग। एक और एग्जांपल दूंगा, एक और एग्जांपल दूंगा वेपर फेज का, वन आर्कल प्रोसेस, वन आर्कल प्रोसेस। जैसे अभी आपने देखा
रोल प्रोसेस से टाइटेनियम आ गया था, रोल प्रोसेस से टाइटेनियम है, इसी तरह जर्मेनियम, हाफेनियम, इवन बोरॉन, हालांकि नॉन मेटल लेकिन उसका भी प्यूरिफिकेशन किया जाता है, क्रिस्टलाइन बोरॉन इसी से आती हैं। तो हम क्या करते हैं, ये तीनों तो आपको बता दूं +4 में बनाते हैं, ये +3 में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको आयोडीन के साथ ट्रीट करते हैं, जिससे ये कन्वर्ट हो जाते हैं अपने वोलेटाइल आयोडाइड में। +4 में बनाना है इन तीनों को, और बोरॉन बनता है साहब Bi3 में। और फिर क्या करना, और फिर टेम्परेचर, जैसे ये करीब 400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तो इसमें बन जाते हैं, टाइटेनियम टेट्राऑक्साइड वगैरह, टेट्राक्लोराइड, जर्कोनियम टेट्राम बनाना, हाफेनियम, और फिर टेम्परेचर को बढ़ा देना। तो 1500 से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो आयोडाइड है ये फिर डिकम्पोज हो जाते हैं, जिससे आपको क्या मिल जाती है, प्योर मेटल आयोडीन बार। इसी तरह से ये भी इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं क्रिस्टलाइन बोरॉन में। ये इंपॉर्टेंट मेथड आपको बता दूं दोस्तों, क्रिस्टलाइन बोरॉन बनाने का मेथड है ये वन आर्कल। सबसे पहले जो आपके पास में एमोर्फस बोरॉन होती है उसको ट्रीट कराओ आयोडीन से, किसमें बदल जाएगा, Bi3 में। फिर टेम्परेचर हाई कर दो 1500-1700 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको क्या बन जाती है, क्रिस्टलाइन बोरॉन, अल्ट्रा प्योर फॉर्म। एंड एज इट इज द एग्जांपल ऑफ वेपर फेज रिफाइनिंग। दो एग्जांपल दिए, एक तो मोड प्रोसेस और एक वन आर्कल। थर्ड फोर्थ कंक्लूजन, कंक्लूजन फोर्थ है किसका, इलेक्ट्रोलाइट। ये लास्ट स्टेप चल रहा है आपके पास में, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। लास्ट देखो उसमें लिक्वेशन, फोर्थ लिक्वेशन, ध्यान से सुनिए। लिक्वेशन प्रोसेस को जब काम लिया जाता है, जब मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, इसमें जो इंप्योरिटीज हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट से कम हो। ध्यान से, लिक्वेशन प्रोसेस इज एप्लीकेबल व्हेन melting point of metal is less than the melting point of their impurities। तब हम क्या करते हैं, लिक्वेशन करना कुछ नहीं है, इस तरह की रिवर्बरेटरी फर्नेस, उसमें एक इस तरह का स्लोपिंग हर्थ बना लेते हैं और इम्प्योर मेटल को यहाँ पे रख देते हैं। ये इसके अंदर फायर बॉक्स, ये क्या है, इसके अंदर फायर बॉक्स, इसको गर्म करते रहते हैं। अब क्या खास बात बोली थी कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल इज लेस देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ देयर इंप्योरिटीज। एंड एज मेटल मेल्ट फर्स्ट, मेटल मेल्ट फर्स्ट, वो पहले मेल्ट हो जाएगा, उसको आप आइसोलेट कर लोगे, इंप्योरिटीज पीछे रह जाएंगी। दिस मेथड इज एप्लीकेबल, ध्यान से रखें, दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर लेड, फॉर टिन एंड बिस्मिथ। रीजन फिर सुनेंगे, बिकॉज दीज मेटल्स हैव लेस मेल्टिंग पॉइंट इन कंपैरिजन टू प्रेजेंस ऑफ देयर इंप्योरिटीज एंड एन इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर देयर रिफाइनिंग। क्या करना था, कुछ नहीं, इंप्योर मेटल को रख दो रिवर बैटरी में, स्लोपिंग हर्थ बना के हीट कर दो, मेटल जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, आगे चला जाएगा, इंप्योरिटीज पीछे रह जाएंगी। लिक्वेशन। नेक्स्ट डिस्टिलेशन, नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। दिस मेथड समझो जिंक, मर्क्यूरी और कैडमियम इनके लिए यूज किया जाता है, शायद ध्यान से सुनिए। दिस मेथड इज एप्लीकेबल व्हेन, ध्यान सुनना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल इज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंप्योरिटीज। इस मेथड को जब काम लिया जाता है जब मेटल का बॉइलिंग पॉइंट इसमें इंप्योरिटीज के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो। जैसे ये आपके पास में डी ब्लॉक एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट है डी सीरीज के, और इनमें इंप्योरिटी भी डी ब्लॉक की होती है। तो हम क्या करते हैं, डी ब्लॉक की इंप्योरिटीज है, डी ब्लॉक के एलिमेंट है, इनको क्या करते हैं, इस तरह के कंटेनर होता है फर्नेस, उसके अंदर हीट कर देते हैं। जब हीट कर देते हैं, डिस्टिल कर देते हैं हीटिंग, तो ये जो मेटल है ये तो चले जाते हैं वेपर्स फॉर्म में, और इंप्योरिटीज रह जाती है नीचे। इस वेपर्स को फिर क्या कर लेते हैं, कंडेंस कर लेते हैं, और आपके पास में मेटल आ जाता है। इसको कहते हैं डिस्टिलेशन। यानी क्या करते हैं, इस मेथड में जो वोलेटाइल मेटल्स हैं जैसे जिंक, कैडमियम और मर्करी, इनका रिफाइनिंग किया जाता है। क्यों, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट, इनमें जो इंप्योरिटीज है डी ब्लॉक की उनसे कम। जैसे आप इसको हीट करोगे, डिस्टिल करोगे, तो ये मेटल्स एवोपरेट हो जाएंगे गैसेस फॉर्म में, कंडेंस कर लेना। ये था आपके पास में डिस्टिलेशन। एक और मेथड बताता हूं, क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन। क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन, इसमें एक खास बात है आपको समझा देता हूं। इस क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन में जितने भी आपके पास में कंपोनेंट हैं उन सबको आइसोलेट कर लिया जाता है। जैसे मेरे पास में इंप्योर मेटल में 3-4 मेटल थे, ए था, बी था, सी था। अब हम क्या करते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। इसमें क्या है, कॉलम प्रिपेयर करते हैं। ग्लास ट्यूब है, एक ग्लास ट्यूब, इस ग्लास ट्यूब में एडजॉर्बेंट ऐड कर देते हैं।
या इसको फिल कर देते हैं एडजॉर्बेंट से। जनरली एल्यूमिना या सिलिका जेल काम लिया जाता है एज ए एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट काम लिए जाते हैं, एक तो एल्यूमिना या सिलिका जेल, या काम ली जाती है सिलिका जेल। तो अपन क्या है कॉलम प्रिपेयर कर लेते हैं। फिर ये जो आपके पास में जितने भी कंपोनेंट था ना इस इम्प्योर में, इसको डिजोल्व कर लेते हैं, इसको डाल देते हैं इस कॉलम में ऊपर से। अब अपने को एक बात बताएं कि हर मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन अलग अलग होता है। जब इंटरेक्शन अलग अलग होता है तो हर मॉलिक्यूल एडजॉर्प्शन अलग अलग होता है। सपोज ये इसका एडजॉर्प्शन हुआ, ये आपके पास में बेंड बन गई ए की, ये ए का एडजॉर्प्शन हुआ, तो इसका मतलब है जिसका एडजॉर्प्शन ज्यादा होता है वो पास में रहेगा ज्यादा। जिस मॉलिक्यूल का एडजॉर्प्शन ज्यादा कब होगा, जब इंटरेक्शन अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो सपोज एल्यूमिनियम में अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा थे तो एल्यूमिनियम का एडजॉर्प्शन बिल्कुल कॉलम के टॉप पर हुआ। फिर बी सपोज कम एडजॉर्ब हुआ, ये थोड़ा आगे चला गया, एसिड बना यहाँ पर, ये ए बन गया, ये बी बन गया। और सपोज सी का एडजॉर्प्शन और भी कम हुआ, इंटरेक्शन कम होते होंगे अट्रैक्शन फोर्सेस, ये सी बन गया। अलग अलग कॉलम बन जाते हैं। यदि कलरिंग सब्सटेंस है, यदि कलरिंग कंपाउंड है तो इस कॉलम को बाहर निकाल के कट कर लेते हैं, कॉलम्स को डिजोल्व करके निकाल लेते हैं। और कई बार क्या कर देते हैं, इसके अंदर एक सॉल्वेंट डाल देते हैं, इनहाइड्रिन होता है, उसको इलुएंट कहते हैं यहाँ पे। ध्यान से सुनो, अब ये क्या है सॉल्वेंट, उसको क्या कहते हैं यहाँ पे इलुएंट। जनरली निनहाइड्रिन जैसे कोई सॉल्वेंट होता है वो डाल देते हैं, वो डाल देते हैं। तो पहले आपके पास में पता है कि वो नीचे जब जैसे आएंगे तो पहले सी कंपोनेंट अलग हो जाएगा, हटा लेना है इसको, सी हट गया, फिर दूसरा बी कर लेते हैं, फिर बी आ जाता है, फिर सी आ जाता है। तो इसकी एक खास बात है मित्रों कि जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है इसमें मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सभी को सेपरेट कर सकते हो प्योर फॉर्म में। हालांकि ये टेक्निक सबसे बढ़िया जो पिगमेंट सेपरेशन होता है ना, पिगमेंट जेंथोफिल वगैरह इस तरह के कैरोटिनॉइड्स हैं, क्लोरोफिल्स वगैरह, पिगमेंट के सेपरेशन के लिए बहुत यूजफुल है। जैसे लीफ में बहुत से पिगमेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके पास में मेटलर्जी थी। मेरा इंट्रोडक्शन ये था इस समय कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, जरूर पढ़ के जाएंगे। इससे आपको 100% नीट में और जेईई में क्वेश्चन मिलता है। क्या क्या टेक्निक थी वो मैंने समराइज की, एक बार आप इसको पढ़ लेना। थैंक यू।